तो भाई साहब आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग की हिस्ट्री हम भारत की पढ़ेंगे आज। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये प्लानिंग का मतलब क्या होता है? और बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, बिल्कुल जो मन में आए बोलना है। तो बताइए प्लानिंग से हम क्या समझते अगले 5 साल में क्या किसी भी करना कार्य है को उसकी करने के प्लानिंग लिए पूर्व करना। अवधारणाएं को बनाना हैं? ओके। प्लानिंग कहलाता है। हाँ पद्मा कुछ बोल रही थी तुम। सर अगले 5 साल में क्या करना है ये अगले पहले पाँच से साल डिसाइड कर में क्या लेना करना है उसका डिसीजन लेना। आलोक क्या बोल रहे थे बेटा? सर। सर दुनिया का कोई सा भी कार्य हो, सर एक्स वाई जेड बिजनेस हो या फिर किसी भी सेक्टर का कार्य हो, उसकी पूर्व अवधारणा पहले से ही प्लानिंग कर लेना कि हमको ये चरण में ये कार्य करना है, सर उसी को प्लानिंग कहते हैं। गुड। प्राची ने भी एक सर डिजायर्ड गोल को अचीव करना। डिसाइड गोल को अचीव करना। आकांक्षा क्या? सर स्ट्रेटेजीज बनाना, सर स्ट्रेटेजीज स्ट्रेटजीज बना के पूरा बनाना। काम करना सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर टाइम में कितना अचीव करना है सर गुड वो। गुड गुड। तो अच्छा, एक प्राची का एक मैसेज आया था, उसकी स्टैटिक आवाज आती, तो उसने मैसेज टाइप किया है कि भाई मिनिमम रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्लानिंग है ना? गुड। तो हमारे प्रोफेसर साहब होते थे मिश्रा जी बोल रहा हूँ, घोष बाबू एक हमारे प्रोफेसर होते थे एमबीए में। तो वो प्लानिंग की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बताते थे। बोला प्लानिंग इज लुकिंग अहेड इन फ्यूचर। भविष्य में क्या करना है इसका फैसला आज करना, ये प्लानिंग है। ठीक है ना? तो सिंपल है ना, कल क्या करना है उसका आज। पद्मा क्या ये जरूरी है कि मैं 5 साल की ही प्लानिंग करूं? देखो 5 ईयर प्लान हमारा चैप्टर नहीं है आज का। सुनो सुनो सुनो, हमारा आज हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने वाले हैं या प्लानिंग इन इंडिया पढ़ने वाले हैं? सर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो प्लानिंग इन इंडिया का एक पोर्शन है 5 ईयर प्लान्स। यस सर। भाई बहुत मेजर पोर्शन है नो डाउट, लेकिन क्या केवल वही भारत की प्लानिंग है क्या, कि उसके अलावा भी होगा? उसके अलावा भी होगा। तो ठीक है, पंचवर्षीय यस योजना सर। के अनुसार शायद तुमने उसको 5 ईयर प्लान से संबंध किया, तो वो भी ठीक है। बट प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की प्लानिंग हो सकती है। आज आपको ये क्लास अटेंड करनी थी, आपने प्लान किया होगा, मुझे क्लास देनी थी, मैंने इसको प्लान किया होगा। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेट सी बात है, जब आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम मतलब इकोनॉमिक सेंस में ही बात कर रहे हैं, बिजनेस के सेंस में ही बात कर रहे हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे, चलेगा हम लोग को? चालू करें? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे। हाँ बिल्कुल। यस इंटरेक्टिव सर। रहेंगे बिल्कुल, है ना? आवाज नहीं आए या कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टोक देना बीच में। गुड चलो। वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुआ था? बताओ बताओ बताओ। 14 से 18 तक। 14 से 18 तक, 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। वेरी गुड। तो ये युद्ध जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था, और तुम्हारा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था एक साइड, और एक साइड अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रशिया ये सब थे। तो ये अमेरिका वगैरह जीत गए। वेरी गुड। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? बताओ बताओ। 1942 1939 से 1945। अगेन इसमें जर्मनी, जापान और इटली एक साइड थे, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रशिया ये सब एक साइड थे, यूएसएसआर। इसमें फिर कौन जीत गया? फिर ये अमेरिकन अमेरिकन जीत गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद कौन सा वॉर शुरू हुआ, ये कौन बताएगा? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध शुरू हुआ। तो शीत युद्ध में हम बर्फ के गोले एक दूसरे पे मारते थे, ऐसा कुछ था? नहीं सर। तो प्राची ये शीत युद्ध क्या था? व्हाट वाज कोल्ड वॉर एक्चुअली? देखिए कोल्ड वॉर, अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने कोल्ड वॉर का नाम नहीं सुना है? कृपया पहले ये बताएं। यूएस वर्सेस रशिया, वेरी गुड। हाँ बताओ भाई, सर मैंने नहीं सुना। ईमानदारी से जितने लोगों ने नहीं सुना बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बताओ। सर मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, कोई बात नहीं, नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, ठीक है। देखो कोई चीज पता नहीं है वो कभी इशू नहीं होता, वो पता नहीं करने की इच्छा इशू होता है ना? ठीक है। तो देखो बेटा हुआ क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका और रशिया ने एक साथ मिलकर लड़ा था। दोनों बार वो लोग एक ही साइड थे, ठीक है ना? तो उसमें ये था कि देवर ऑन द सेम साइड। लेकिन लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो दुनिया में स्टैब्लिश हो गया कि दुनिया में दो मेजर पावर्स हैं,
एक अमेरिका है और एक यूएसएसआर है। मयूरी, हाँ, थैंक यू मयूरी। ओके, तो अमेरिका और रशिया दो मेजर पावर्स हैं दुनिया में, और जैसा भी हम जानते हैं कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, कैपिटलिस्ट कंट्री है, और यूएसएसआर वो क्या था, एक सोशलिस्ट कंट्री था। अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी को हम समझ नहीं सकते जब तक हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को ना समझें। अगर ये दो शब्द आपको नहीं समझ में आते हैं, अगर समाजवाद और पूंजीवाद आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इकोनॉमी समझ नहीं सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, चलेगा। अब ये बताओ कि हम पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म से क्या समझते हैं। सर पूंजीवाद में जो बोलो 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 बेटा। बिजनेसमैन होते हैं जैसे अमेरिका में है, तो वो डिसीजंस लेते हैं मेजर पार्ट, गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती है। बट Good. समाजवाद में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, कुछ कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को कम रहता है लेकिन कम रहता है। चलो, और कोई जवाब देना चाहेगा बेटा। कैपिटलिज्म में सर फ्री मार्केट रहता है। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में रहता है फ्री मार्केट रहता है सर। कैपिटलिज्म में, वेरी गुड, ठीक है। आकांक्षा का जवाब आया है सोशलिज्म में सर गवर्नमेंट को भी जॉब देते हैं सर, हाँ बेटा, इंटरफेयर भी करते हैं थोड़ा। ठीक है ठीक है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं सर। सोशलिज्म, ओके, नाइस, वेरी नाइस। देखो, कोई और जवाब देना चाहेगा, एनीबडी एल्स। आकांक्षा का एक जवाब आया सर, तो मैं रीड करना चाहूंगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सर हर एक इंसान के बारे में सोचा जाता है, देश के, ओके, जो गरीब हो या अमीर हो, और समान हक मिलते हैं। ठीक है कैपिटलिस्टिक में नहीं मिलते। ठीक है, गुड, कैपिटलिस्टिक में जिसके पास कैपिटल है उसका चलता है। ठीक है। तो एक सौम्या का एक आया था कि कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन चलता है, ठीक है। आकांक्षा का आया था इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर ओन्ड एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल्स एंड नॉट बाय स्टेट, ओके। नीरज का आया है कैपिटलिज्म रिलाइजेस ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेसेस, बहुत बढ़िया। आकांक्षा का फिर आया है सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, ब्यूटीफुल। सौम्या का आया है सोशलिज्म में कंट्री इज द ओनर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, बहुत बढ़िया बताया तुम लोगों ने। समाजवाद एंड पूंजीवाद, पूंजीवाद का मतलब होता है कैपिटलिज्म, यानी हम मुनाफे के लिए काम करते हैं, यानी हमारा जो मेन पर्पस है धंधा करने का वो क्या है बेटा, पैसा कमाना, ओके। यानी कि जो व्यक्ति कमा सकता है वो कमा ले, और जो नहीं कमा सकता वो भूखा मरे, सिंपल एज दैट। अगर आप में हिम्मत है तो आप कमा लो, आप नहीं कमा सकते तो आई एम सॉरी, ठीक है। समाजवाद कहता है कि भाई प्रॉफिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जो मजदूर वर्ग हैं उनका भी ध्यान होना चाहिए, जो इकोनॉमिक, इन सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सोशलिज्म कहता है सब बराबर हैं, और कैपिटलिज्म कहता है कि जिसकी हिम्मत हो वो आगे बढ़ जाए। देखो, इसको ऐसे समझो, आज अगर भारत में कैपिटलिज्म है तो क्या बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, किस भाव पे बिकेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बिजनेसमैन या सरकार। मार्केट कह सकते हैं, बिल्कुल मार्केट कह सकते हैं, या उसको सरकार बोल सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यस सर, कि मैं वो लगा दूं, यस सर, जरूरत है, क्लियर वॉइस। क्लियर है, गुड, क्लियर है सर आवाज। वेरी नाइस। तो हाँ, तो बेसिकली आज क्या बनना है, कितना बनना है, क्यों बनना है, किस भाव पे बिकना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। लेकिन अगर समाजवाद है देश में तो क्या बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, किस भाव पे बिकेगा, ये कौन डिसीजन लेगा, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। वेरी गुड। तो सर मेरा सवाल ये है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, यस और नो, विल यू यस एग्री। सर, यस सर। वहां पे ज्यादातर धंधे कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है, सरकार धंधे कम करती है। और यूएसएसआर उस जमाने का यूएसएसआर था, वो कैपिटलिस्ट था या सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट था, समाजवादी था। यानी वहां पे क्या बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, किस भाव पे बिकेगा, कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। गवर्नमेंट। तो देखो क्या हुआ, पहले जो युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो लड़ाई थी रिसोर्सेज की,
कि किसको कितनी जमीन मिल जाएगी, किसको कितने खदाने मिल जाएंगे, किसको क्या मिल जाएगा, मोर और लेस। लेकिन उसके बाद जो ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ये रशिया और अमेरिका की आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी कि सोच क्या है। हम कहते हैं हमें पूंजीवाद बढ़ाना है, और रशिया क्या कहता है हमको क्या बढ़ाना है, हमको समाजवाद बढ़ाना है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, लोगों को, अपने देशों को अपने साइड लेने की शुरुआत की। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक साइड होते गए। रशिया ने किन लोगों को ले लिया अपने साइड, चाइना टाइप के देशों को, या फिर नॉर्थ कोरिया, या इस प्रकार के जो देश हैं वो इनके साइड होते गए। यानी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही? यस यस और नो? सर। हो रही है सर। हाँ, दो देशों हो में रही है सर। बिल्कुल हो रही है। एक को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड यानी अमेरिका, अमेरिका के अलाइज। एक को कहा गया सेकंड वर्ल्ड यानी रशिया के अलाइज। इंडिया कौन से खेमे में गया? किसी भी नहीं। हम किसी भी साइड नहीं गए। हाँ बताओ अंकिता, तुमने पढ़ा है अभी रिसेंटली, बताओ बताओ। हाँ सर, अपना न्यूट्रल स्टैंड था। अपना न्यूट्रल स्टैंड था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे हम, है ना? तो हमने क्या शुरू किया था? हाँ। नेहरू ने क्या शुरू किया था? पढ़ा है तुमने? वो वर्ड याद नहीं आ रहा सर। बहुत शानदार। हाँ कोई सर। बताना चाहेगा? मिक्स इकोनॉमी पे आएंगे नीरज? मिक्स्ड इकोनॉमी। नहीं मिक्स नहीं, इकोनॉमी है। नो, कुछ और जानना चाह रहा हूँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन सुना है किसी ने? यस नॉन सर। अलाइंड मूवमेंट हाँ नाम। हाँ सर, हाँ तो राइट। बेसिकली हमने कहा ना हम नॉन अलाइड अमेरिका के मूवमेंट। साइड ना हम रशिया के साइड, क्योंकि एक का फेवर लेंगे तो दूसरा निपटा देगा हमको। तो हमने अपने जैसे मुल्कों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई हम एक साथ काम करेंगे और ना इसके साइड जाएंगे ना उसके साइड जाएंगे। और हमने क्या शुरू कर दिया? नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। 1947 में आप आजाद हो गए। 1947 में आप आजाद हो गए। उस वक्त आपके सामने एक चुनौती थी कि हम पूंजीवाद को अपनाएं या समाजवाद को, सोशलिज्म को या कैपिटलिज्म को। आपने क्या अपनाया? अब जवाब दो नीरज। सर तभी भी कुछ नहीं अपनाया सर, जब तक देश बन नहीं जाता तब तक कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी तो शुरुआत से ही मान लिया ना। जब से आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी आपकी। थोड़ा समाजवाद, थोड़ा पूंजीवाद। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ना हम पूरी तरीके से समाजवादी हैं ना हम पूंजीवादी हैं। लेकिन सौम्या ने कहा है कि हम सोशलिस्ट फिर भी ज्यादा थे। ऐसा क्यों था सौम्या? हम लोग सोशलिस्ट ज्यादा क्यों थे? बताओ क्योंकि सर बताओ बताओ। गरीबी ज्यादा। कोई भी जवाब देते हैं। गांधी जी? अरे गांधी जी पूंजीवादी आदमी थे, काहे के समाजवादी आदमी गांधी जी। नेहरू? नेहरू तो नेहरू एक सोशलिस्ट था या एक कैपिटलिस्ट था? नेहरू सोशलिस्ट था, बिल्कुल प्रोक्लेम्ड सोशलिस्ट थे सर वो। मतलब उन्होंने आगे बढ़ के कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं, और वो एक फेबियन सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। यानी वो ऑफिशियली वो सोशलिज्म में भयंकर विश्वास करते थे। तो पहला प्रधानमंत्री तुम्हारा सोशलिस्ट है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देश में क्या चलेगा? सोशलिज्म। ठीक है, यहां तक हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे देश में प्लानिंग की। राइट? बैकग्राउंड समझ में आया? शुरू करें अब हम? चलो यस सर। शुरू करते हैं। यस सर। तो भारत में सबसे पहले प्लानिंग यस करने की सर। शुरुआत किसने की? भारत के लिए प्लानिंग सबसे पहले किसने शुरू की? सबसे पहला व्यक्ति जिसने भारत के लिए प्लानिंग की? नेहरू जी ने। ओके। तो पढ़ा तो विश्वेश्वरैया करके, एम विश्वेश्वरैया वो सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया। सिविल इंजीनियर थे। क्या किया था उन्होंने? एक किताब लिखी थी। हम लोग प्रेजेंट करें? प्रेजेंट करूं? प्लान्ड। यस सर। प्लान्ड यस इकोनॉमी सर। फॉर इंडिया। कौन सी? इकोनॉमी फॉर इंडिया। हाँ रुक जाओ, ठीक है। तो ओके, तो हम बेटा दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस स्क्रीन दिख सर। रही है यस हम लोगों सर। को? ठीक है। यस तो सर। सर ये एम विश्वेश्वरैया साहब थे, जिन्होंने, इसको बड़ा करूं कि दिख रहा है आपको? साइज दिख रहा है यस सर। कि बड़ा करूं? यस सर। बड़ा कर देता, थोड़ा सा बड़ा दिख कर रहा है देता। सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया साहब थे। उन्होंने 1934 में
एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में देश के लिए, भारत के लिए सबसे पहले प्लानिंग करने की शुरुआत करी और उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का कोई नाम बताएगा मुझे? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वेरी नाइस। हाँ, कहीं लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये 36 वगैरह में उन्होंने शायद रिपब्लिश की थी। 1934 में इसको माना जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1934 में ये पहली किताब लिखी गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाले 15-20 सालों में भारत अपनी इकोनॉमी को डबल कैसे कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो उन्होंने, इनको माना जाता है पहला व्यक्ति जो भारत की प्लानिंग की शुरुआत किया था। अच्छा, इनको हमने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हम किसे कहते हैं? कोई बताना चाहे तो बताओ। भारत रत्न। भारत रत्न होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वेरी भारत गुड, रत्न सर। वेरी गुड, वेरी सर गुड। भारत रत्न रिसेंटली किसको मिला है? रिसेंटली लास्ट सबसे किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। किस किस को? तेंदुलकर को हो गया टाइम, भूपेन हजारिका, राइट, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। नाना की देशमुख नहीं, नाना जी देशमुख है वो। और तीसरे कौन है? तीसरे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी साहब। तो 3 लोगों को मिला है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और आपके प्रणब मुखर्जी साहब को मिला है। वेरी गुड। अच्छा, क्या विदेशियों को मिल सकता है क्या भारत रत्न? नहीं मिल सकता। ओके, आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस सर। पहले मिलता पहले मिलता था तो अभी आपने नियम थोड़ी चेंज किए होंगे। पहले मिलता था तो आपने नियम थोड़ी चेंज किए होंगे आज भी। यस और नो? मिल रहा है साहब, 3-4 लोगों को मिल चुका है। नेल्सन मंडेला को मिला है ना, मदर टेरेसा को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। वेरी गुड, है ना। तो ऐसे 3-4 लोगों को मिला है जो विदेशी नागरिक रहे हैं या विदेशी मूल के रहे हैं। बहुत सारी चीज है। अच्छा, किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला और उससे वापस ले लिया हो, ऐसा हुआ है कभी? यस सर, एक बार हुआ है। किन के साथ हुआ है? ये कौन बनेगा करोड़पति में सीधे 1 करोड़ का सवाल आएगा बेटा, बताओ। बोस के साथ हुआ है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को मिला था भारत रत्न और उनसे वापस ले लिया था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? वापस क्यों लिया था? वो मिस्टर के कारण। और बेहतर करो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बताओ। हाँ, उनके मतलब वो जिंदा है या नहीं उस पर ही शायद Exactly. क्वेश्चन था, इसीलिए मे बी। ले नहीं लिया था सर, उन्होंने वापस किया था। बेटा, उन्होंने कहां से वापस करेंगे? वो थे ही नहीं उस टाइम, वो वापस कैसे करेंगे जब उनके लिए डिक्लेयर हुआ था? देखो, हुआ क्या, उनको मरणोपरांत मिला था, ठीक है ना, मरणोपरांत मिला था उनको भारत रत्न। हाँ, तो लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सरकार ने ऑफिशियली ये माना ही नहीं था कि वो मृत हो चुके हैं। तो जब सरकार ऑफिशियली मानती ही नहीं है कि वो ऑफिशियली मृत हो चुके हैं, तो आप उनको मरणोपरांत दे कैसे सकते हैं? दैट वाज अ टेक्निकल इशू। तो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था नहीं भाई, आप नहीं दे सकते, है ना। तो ठीक है यार, अब भाई देखो क्या कर सकते हो सौम्य, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम बहुत सम्मान रखते होगे बोस साहब का, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू। आप मरणोपरांत एक व्यक्ति को कैसे दे सकते हो जब ऑफिशियली आप उसको मरण मतलब मृत मानते ही नहीं हो? वो कंट्रोवर्सी आज भी चल रही है, राइट। आगे चले, चलो। अच्छा चलो, ये बताओ, भारत का सबसे बड़ा सेना सम्मान कौन सा होता है? सैन्य सम्मान सबसे बड़ा कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। वेरी नाइस। परमवीर चक्र सर। और 21 लोगों को मिला है अभी तक, और भारत रत्न ज्यादा यस लोगों को मिल चुका है ना, लेकिन परमवीर चक्र 21 लोगों को ही मिला है। और परमवीर चक्र मिलता है सिर्फ युद्ध के वक्त, है ना। शांति समय में आप परमवीर चक्र नहीं दे सकते। बहादुरी भी नहीं सर, बहादुरी तो विक्रम छोटा बत्रा। शब्द हो गया। एक्सेप्शनल बहादुरी के लिए मिलता है। एक्सेप्शनल मतलब कैप्टन आउट ऑफ द विक्रम बत्रा। ऑर्डिनरी। हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको मिला है, बिल्कुल मिला है। योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव को मिला है, बिल्कुल मिला है। 21 लोगों को मिला है, जिसमें से 14 को मरणोपरांत मिला है, 7 को जीवित रहते हुए मिला है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमवीर चक्र केवल मरणोपरांत मिलता है, ऐसा नहीं है, जीवित भी मिलता है। 7 लोगों को मिला है। 20 बार मिला है आर्मी को, 1 बार मिला है एयरफोर्स को। अभी तक नेवी को नहीं मिला है। दूसरी चीज,
ये केवल युद्ध वक्त पे मिलता है, यानी शांति अगर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है तो आप परमवीर चक्र नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे अभी आपको याद होगा हमारे पायलट पाकिस्तान गए थे, कौन? अभिनंदन। अभिनंदन। आपके फादर की बटालियन को मिला है नीरज? नीरज, हाँ वर्धमान गए थे, नीरज ने कुछ अपने, ओके नाइस यार, बहुत बड़े। क्या, कौन सी बटालियन है फादर की? बटालियन का नाम बताओ। गार्ड्स, ओके नाइस। तो अभिनंदन को जब पाकिस्तान गए थे वो, तब आप उनको, तब क्या युद्ध डिक्लेयर्ड था? नहीं। डिक्लेयर्ड नो सर। नहीं था युद्ध डिक्लेयर्ड। तो आप क्या उनको परमवीर चक्र दे सकते थे मैक्सिमम? नहीं। तो कौन सा आप नहीं। उनको मैक्सिमम, उनको कौन सा अवार्ड दे सकते थे? शांति काल का सबसे बड़ा सैन्य वीर सम्मान चक्र। कौन सा है? हाँ गौतम। वीर चक्र। वीर चक्र। वीर चक्र आपने दिया उनको, बेटा वीर चक्र आपने उनको दिया, दे कौन सा सकते थे, मैक्सिमम कौन सा दे सकते थे बताओ? अशोक चक्र, अशोक चक्र, अशोक चक्र बेटा, है ना? यानी शांति समय में जो मैक्सिमम आप अवार्ड सेना को दे सकते हैं वो अशोक चक्र है, और युद्ध काल में जो मैक्सिमम आप दे सकते हैं वो कौन सा है? परमवीर चक्र है। चलेगा? आगे चले, एनी क्वेश्चंस? तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने भारत के लिए प्लानिंग की शुरुआत की थी वो कौन था? एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। हाँ विश्वेश्वरैया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, राहुल गांधी भी उनका नाम ढंग से नहीं ले पाते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 1938, 1938 में बनी नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या बनी बेटा? नेशनल नेशनल प्लानिंग कमेटी। ओके, एक मिनट, एक मिनट। नेशनल प्लानिंग कमेटी शुरू किसने करी थी? किस व्यक्ति ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की शुरुआत करी थी? कौन था उसका फाउंडर? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है चेयरमैन, हाँ, तो एग्जाम में फाउंडर का सवाल नहीं आता, नॉर्मली चेयरमैन का आता है। तो चेयरमैन कौन थे उसके? अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। नो सर। बिल्कुल। तो 1938 में आपने नेशनल प्लानिंग कमेटी की शुरुआत करी, लेकिन ये कमेटी कुछ कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि भाई इसकी जो रिपोर्ट्स पब्लिश होनी थी उसमें बहुत टाइम लग गया, और जब तक ये रिपोर्टें आई तब तक उसका कोई बहुत वैल्यू बचा नहीं था, राइट? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो सुभाष बाबू वर्ल्ड वॉर वगैरह में बिजी हो गए थे, तो प्लानिंग कमेटी वगैरह, प्लानिंग कमेटी का ज्यादा काम नहीं हो पाया। प्लानिंग कमीशन नहीं है ये, क्या नाम है इसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब खुली थी ये? ईयर बताओ। 1938। 1938। सबने लिख लिया कि प्रेजेंट करूं स्क्रीन? कोई जरूरत तो नहीं है? आगे चलें? नहीं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वक्त आने वाला है। 1944। तो 1944 में स्क्रीन, स्क्रीन पे बता दूं प्लीज? बिल्कुल बता देता हूं बेटा। ओके, एक मिनट बेटा, है ना, दिखने लगे तो बता दियो। बॉम्बे प्लान, हाँ आ रहा हूँ प्राची, बॉम्बे प्लान पे आ रहा हूँ, चिंता मत कर। हाँ, ये देख पा रहे हैं बेटा? ये पढ़ते बन रहा है हम लोग को। नेशनल प्लानिंग कमेटी यस सर। कब खुली थी ये? 1938। 1938। शुचि, तुम्हें दिखा? शुचि बेटा दिख गया आपको? थोड़ा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, आवाजें आती रहनी चाहिए। ओके नाइस। हटा लूं इसको बेटा? हटा रहा हूँ, राइट? हाँ सर, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? यार कर तो रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन अगर मतलब मेरे को देखना पड़ेगा ना मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं इस क्लास में।
अगर मैं नहीं लगूंगा सुंदर तो मैं अपलोड नहीं करूंगा क्लास। ठीक है, ओके, कर रहा हूँ, देखता हूँ, बट मतलब हाँ कि अच्छा तुम लोग ये चाह रहे हो कि बीच क्लास में तुम मतलब डब्बा मार के भाग जाओ और बाद में मतलब क्लास देख लोगे गूगल पे, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या यूट्यूब पे? ऐसा कुछ प्लानिंग है क्या? ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो भाई नेशनल प्लानिंग कमेटी ने कुछ ज्यादा काम किया क्या? नहीं किया। 1944 अब देश में नई प्लानिंग की शुरुआत हुई, और वो किसने की? 1944 में आया था बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान आया था बेटा? बॉम्बे प्लान। ठीक बॉम्बे। है, हाँ, इसको जरा अपन को देखना पड़ेगा। कोई बताना चाहेगा ये बॉम्बे प्लान का मतलब क्या था? सर 1944। इसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऐड थे सर। ओके, उन लोग ने सर जो सर लाइक वो क्या सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। JRD टाटा भी थे सर इसमें शायद। जीआरडी टाटा थे, यस बिल्कुल सर थे। और कौन JRD। था? टाटा साहब तो थे, बिल्कुल थे। और सर कौन था? सर बजाज भी थे सर, बजाज। घनश्याम दास बिरला। बिरला सर, हाँ सर बिल्कुल। बजाज नहीं थे शायद, बजाज साहब शायद नहीं थे। बोलो बोलो। JRD टाटा, GD बिरला और जॉन मथाई थे सर। वेरी नाइस। ये नाम पढ़ते बन रहा है जॉन अगर मथाई। आपको? ये 8 लोगों ने मिलके ये धंधा, मतलब धंधा तो नहीं, लाला श्री राम। हाँ, ये बॉम्बे प्लान 1944 में लाए थे। जीआरडी टाटा, घनश्याम दास बिरला, अदेर्शी दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, अदेर्शी श्रॉफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जॉन मथाई। ये कुछ लोग थे जो ये लिख लिया क्या हमने? हम लिख चुके हैं इसको, तो हम डिस्कस करें फिर प्लान। यस लिख लिए बच्चे? यस सर। हटा लूं इसे? ठीक है। अच्छा चलो, एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताइए आप मेरे को। 1944 देश में क्या इस बात का एहसास होने लगा होगा कि भारत आजाद होने वाला है? यस और नो? हाँ यस सर। अगर सर 9 होने हाँ लगा। सर। बिल्कुल बिल्कुल होने ही लगा होगा साहब। बट देखो क्या होता है ना, ये चीजें समझ में आने लगती हैं जब बहुत मेजर चेंजेस होने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय इंडस्ट्री थी वो डरी हुई थी। किस बात से डरी हुई थी? वो इस बात से डरी हुई थी कि अभी तक तो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बना रहे हैं? अंग्रेज। लेकिन 47 के बाद क्या होगा? देश की बागडोर क्या अलग लोगों के हाथ में चली जाएगी, हाँ या ना? यस हाँ चली सर। सर। जाएगी, होगा बेटा। तो नया व्यक्ति जिस प्रकार से पॉलिसी बनाएगा, क्या उससे हमें फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? इज इट यस सर। पॉसिबल? मेरा बात यस सर, समझो पॉसिबल। पड़ेगा। भाई। आज देखो, यस मैंने एक सर। चीज आपको कई क्लासेस में कही है और बहुत बार कही है, क्या हम इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिक्स को अलग कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर। नहीं नो कर सर। सकते। नो सर। क्योंकि आज अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। तो सर होंगी। भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी किनकी चलेंगी? मोदी जी की चलेंगी। कल को अगर उनकी जगह कोई और आ गया, राहुल गांधी आ गए या तुम्हारे केजरीवाल साहब आ गए, कोई भी आ गया, तो क्या उनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी या नहीं होंगी? यस सर। होगी सर। तो क्या वो पॉलिसीज चलेंगी कि नहीं भारत में फिर? चलेंगे सर। अच्छा चलो, एक यस छोटा सा सर। सवाल पूछता हूँ, भारत की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन कौन सी? सर एनडीए एंड यूपीए। पॉलिटिकल पार्टीज पूछा है नहीं वो बेटा, पॉलिटिकल तुमने पॉलिटिकल सर पार्टीज नहीं बताई बी मुझे, तुमने उनके वो कांग्रेस एंड एक ही बीजेपी। कांग्रेस एंड बीजेपी, कांग्रेस मेजर तो कांग्रेस एंड बीजेपी। मेजर तो एक ही बची है। नहीं, ठीक है, बट देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक चीज बताता हूँ। हाँ, 2014 में भयंकर मेजोरिटी के साथ बीजेपी आई थी, एग्री करते हो गौतम? जी सर। हाँ। तो तब एक पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा था। तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है गौतम, अगर म्यूट कर लो तो प्लीज। हाँ, तो उस टाइम एक पॉलिटिकल डिस्कशन में देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि अरे यार देखो, बीजेपी इतना भयंकर वोट जीत के आ रही है और कांग्रेस तो खत्म। और एक्चुअली बहुत बुरा परफॉर्मेंस था उस साल कांग्रेस का, अगर आपको याद हो तो दूसरे व्यक्ति ने कहा था देखो यार क्या है, यही चीज एक जमाने में बीजेपी के लिए भी कही गई थी कि बीजेपी खत्म, तो हो गई है खत्म। आप कह नहीं सकते कि कल कौन बाउंस बैक मारेगा।
आज आपको लग रहा है कि भाई तुम्हें मालूम है एक टाइम बीजेपी की केवल 2 सीटें आई थी जनसंघ की। ये सर अटल बिहारी Yes, sir. वाजपेयी थे और एक और कोई था नहीं, अटल अडवाणी बिहारी जी था। वाजपेयी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, हाँ वो आडवाणी जीते थे और एक कोई और माधवराव व्यक्ति जीता सिंधिया था। के। हाँ माधवराव सिंधिया से दो हार लोग गए थे थे सर उस दो। टाइम। हाँ, अटल बिहारी हाँ तक माधवराव हार गए सिंधिया थे तो उस ग्वालियर टाइम, से आ रहे थे। ग्वालियर सर से। राजीव गांधी जी के टाइम। राजीव गांधी के टाइम, हाँ, ये इंदिरा गांधी के बाद वाला जो हुआ था। तो पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये है कि कब कौन बाउंस करेगा आप जानते नहीं हो। तो आज आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, वो ठीक है, लग नहीं रहा, लेकिन आ जाएगी तो आप आश्चर्य नहीं कर सकते। इशू ये है कि अगर आज मैंने आपको दो आपको इकोनॉमिक विचारधाराओं की बात की, एक मैंने आपसे कहा है सोशलिज्म और एक बोला है कैपिटलिज्म, याद है आपको, समाजवाद और पूंजीवाद। अगर मैं इन दो पॉलिटिकल पार्टीज यस सर। को आपके सामने रखूं और कहूं कि इन दोनों को बाइफरकेट करो इनकी सोच के अनुसार, तो किसको समाजवादी पार्टी बोलोगे, किसको पूंजीवादी पार्टी बोलोगे? कांग्रेस सोशलिस्ट है सर। कांग्रेस समाजवाद रहेगा सर और कांग्रेस बीजेपी पूंजीवाद। उल्टा बोल रही हो महिमा, महिमा उल्टा है बेटा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है, हमेशा से समाजवादी पार्टी रही है। सर अभिषेक बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। सर आवाज बीजेपी। अभिषेक, अरे ऑफ करो भाई, ऑफ करो हाँ, भाई, थैंक माइक यू ऑफ थैंक यू करो। थैंक यू। ओके अभिषेक, मतलब देखो जिस जिसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है अपन उनको बस ऑफ रखेंगे, बाकी सब चालू रखेंगे। और अभिषेक जवाब देते टाइम खोल लेना बेटा जवाब, मतलब जवाब देके माइक बंद कर लेना, बाकी लोग भले ही ऑन रखो, कोई इशू नहीं, बस बैकग्राउंड वॉइस क्या ना थोड़ा खराब कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मतलब हमेशा से समाजवादी पार्टी रही है कांग्रेस। समाजवाद का मतलब हमने पढ़ा था, सब बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, यानी पैसा कुछ लोग कमाए लेकिन बांटो सब में। तो आज की तारीख में आप देखते होंगे कि भाई ऋण माफ कर दो सारे किसानों का, या इस प्रकार की सब्सिडी दे दो। इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का ज्यादा है या बीजेपी का ज्यादा है? कांग्रेस। कांग्रेस का ज्यादा है। और बीजेपी क्या कहती है, मोदी जी क्या कहते हैं, धंधा करो, जरूरत है तो भजिए तलो, पैसा कमाओ, टैक्स भरो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो। ऐसा नहीं है। वोकल फॉर लोकल। हाँ, फोकस ऑन लोकल, यानी बिजनेस की बात ज्यादा कौन करता है? बिजनेस की बात ज्यादा कौन करता है? बीजेपी। 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 और समाजवाद की बात ज्यादा कौन करती है? कांग्रेस। सर वो भी बीजेपी। कांग्रेस। नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। देखो क्या है कि कोई भी भारत की एक इशू है, भारत में कैपिटलिज्म को गलत माना जाता है, पूंजीवाद को आप मतलब पता नहीं भारत का तकलीफ ये है कि हम पूंजीवाद को गलत मानते हैं। तो पूंजीवाद को ओपनली कोई इंडोर्स करता नहीं है। ओपनली आज मतलब बीजेपी क्यों पूंजीवाद की बात नहीं कर सकती, क्योंकि लोग फिर गाली देने पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा समाजवादी बनना पड़ा वक्त के साथ। भाई आप देखो उन्होंने भी फार्म वेवर किए हैं, कहाँ पे, यूपी में उन्होंने भी फार्म वेवर किए हैं, और एमपी में किसने किए? कांग्रेस ने किए थे, या बोला तो था एटलीस्ट। तो पॉइंट क्या आ रहा है? पॉइंट ये आ रहा है कि आपको समाजवादी आप हो नहीं, लेकिन आपको समाजवादी बनना मुश्किल वो हो गया है, क्या कहें उसे, मजबूरी हो गई है आपकी, क्योंकि उसके ना आप चल नहीं सकते, हाँ दिखाने के लिए कह लीजिए। और हो सकता है उनको जरूरत लगी हो बाद में, उनको एक्चुअली लगाओ कि नहीं यार ये करना जरूरी है। यार भारत में मनरेगा करके इतनी बड़ी पॉलिसी आई, उसमें आपने क्या कहा, हम लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे ही देंगे। यार आपको जरूरत भी है क्या 100 दिन के रोजगार की? मतलब सरकार के साइड से शायद नहीं है जरूरत, लेकिन आपने क्या कहा, हम तो आपको रोजगार देंगे। तो ये किस प्रकार की नीति है? पूंजीवादी नीति कहोगे या समाजवादी नीति कहोगे? समाजवादी नीति है, सर समाजवादी। समाजवादी नीति है, पक्की बात। तो बीजेपी ने ये बंद करना चाहिए था ना इस मनरेगा को। उन्होंने बंद किया क्या? नहीं किया, क्योंकि वो अनपॉपुलर स्टेप हो जाता। तो उनको भी समाजवाद फॉलो करना पड़ रहा है। तो देखो क्या है, इकोनॉमी और पॉलिटी को तुम कभी अलग अलग कर नहीं पाओगे। अगर कोशिश कर रहे हो ना तो वो चलेगा नहीं। वो ठीक है, मतलब वो हमारी क्लास में तो हम सब एक साथ ही पढ़ा देते हैं भैया, है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक तीसरी पार्टी का उदय हो रहा है भारत में, वो तीसरी पार्टी का नाम बताओ आप। आप। आपको समाजवादी कहोगे या पूंजीवादी? विचारधारा उनकी बेटा समाजवादी है या पूंजीवादी है? ज्यादा,
पूरा देखो 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादातर वो झुकाव कहाँ समाजवादी है, समाजवाद पे ज्यादा झुकाव है, क्या समाजवाद पे ज्यादा झुकाव है। क्योंकि वो कहते हैं ना यार ये बहुत ज्यादा बिल स्कूल वाले ले रहे हैं, फीस बंद करो। वो कहते हैं ना कि अस्पताल बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ये बंद कर दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते ये। इस प्रकार की चीजें दिल्ली सरकार ज्यादा करती है। पानी बिजली का बिल माफ कर दो, महिलाओं का ट्रैवलिंग माफ कर दो। तो ये कैसी नीति है, समाजवादी या पूंजीवादी? समाजवादी। समाजवादी। अब यहां से एक चीज सोचो, आज की तारीख में तुम अगर कांग्रेस समर्थक हो तो तुम्हारे पास दो समाजवाद की पार्टियां हैं। कौन कौन सी? एक कांग्रेस और एक आप। अगर तुम पूंजीवाद के समर्थक हो, तुम्हारे पास कितनी पार्टी है? एक। कौन सी? एक ही बीजेपी। तो वोट किसका बटेगा? वोट किसका बटेगा? कांग्रेस को, कांग्रेस का। कांग्रेस को। कांग्रेस का बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि कांग्रेस जैसी नीति वाली एक पार्टी और बाजार में आ गई है। हम भी सोशलिस्ट हैं, आप भी सोशलिस्ट हैं, यानी कांग्रेस भी सोशलिस्ट है, केजरीवाल भी सोशलिस्ट है। ओके। ईश्वरी मैम, ये आप शायद प्रेजेंटेशन करने लगी, सॉरी, है ना? हाँ। तो वोट किसका कटेगा? आपका कटेगा। अच्छा, बीजेपी का कॉम्पिटिटर कोई आया पूंजीवाद में? नो सर। तो जब से आप आई है नो सर। तब से कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी ज्यादा हो गई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। इसको एक और लो, चलो अपन और गहराई में जाते हैं। मुस्लिम्स नॉर्मली प्रिडोमिनेंटली बीजेपी को वोट नहीं देते भारत में, एक नॉर्मल एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। लेकिन वो कांग्रेस को मजबूरी में देते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया, उनका ऐसा मानना है। लेकिन जैसे ही आप आई, उनको एक थर्ड एस्पेक्ट मिल गया देने के लिए वोट, तो मुस्लिम वोट कहां से कहां शिफ्ट हो गए? कांग्रेस से कहां शिफ्ट हो गए? आप पे शिफ्ट हो गए सर। आप हाँ, आप पे शिफ्ट हो गए। आप दिल्ली का पहला इलेक्शन जो हुआ था, पहला मतलब जो केजरीवाल ने पहला इलेक्शन लड़ा था, आई थिंक 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 या 15 में जो पहला इलेक्शन हुआ था सर 14 के एंड में, हाँ, या 15 के शुरू में, 14 एंड में। हाँ, तो तब से आप देखोगे, आपको पता चलेगा जो मुस्लिम वोट थे दिल्ली के, वो प्रिडोमिनेंटली शिफ्ट हुए थे। कहां से कहां? कांग्रेस से आप पे शिफ्ट हुए थे। बीजेपी को लॉस हुआ गया? नहीं सर। बीजेपी को लॉस नहीं हुआ। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप भले ही विरोध कर रही है बीजेपी का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आने से सपोर्ट, फायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को फायदा मिल रहा है। तो वही कहा ना मैंने आपको, इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिक्स को आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चले। समझ में आया ये कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे सर। हाँ, तो 1944 की स्थिति पे हम चर्चा करेंगे। 1944 में देखो क्या हुआ। 1944 में भारत आजाद होने वाला है। अगर भारत आजाद हुआ तो अभी तक भारत की इंडस्ट्री कौन मैनेज कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंग्लिश, अंग्रेजी लोग कर रहे हैं। तो अगर सरकार चेंज होगी तो क्या पॉलिसियां चेंज होंगी देश की कि नहीं होंगी? सर होंगी। होंगी। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब नई सरकार आए वो अपने साथ नई पॉलिसीज लाए? इज इट पॉसिबल? यस सर। यस पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि वो नए देश की इंडस्ट्रीज को, दूसरे देश की इंडस्ट्रीज को भारत आने का न्योता दे दे? अभी तक यस सर। भारत में केवल ब्रिटेन की ही चल रही है इंडस्ट्रियां। ब्रिटेन दूसरे देशों की इंडस्ट्री को घुसने नहीं देता होगा अभी तक, राइट? मर्केंटिलिज्म की थ्योरियां चल रही है। मर्केंटिलिज्म मालूम है तुमको? मर्केंटिलिज्म नहीं पढ़ा है ना तुमको? मर्केंटिलिज्म नहीं बेटा सर। पढ़ेंगे, हाँ, किसी अलग क्लास में जब हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ेंगे तब हम मर्केंटिलिज्म पढ़ेंगे। तो अब अगर हम दूसरे देश की इंडस्ट्री को भारत में आने देते हैं तो इससे भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस सर। हो भी सकता है, नहीं भी सर। कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा उसी के साथ साथ। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है अंकिता उस कि टाइम पे 1944 में तुम्हारे देश की इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव थी क्या? नहीं। नो सर। क्या तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी सर। नहीं थी सर। क्या तुम्हारे पास रिसोर्स थे? कम थे सर। क्या तुम्हारे पास आत्मविश्वास था? नहीं। तो तुम वहां कैसे लोगे?
मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे। थम्सअप पिया है आप लोगों ने सबने? थम्सअप थम्सअप कहाँ की कंपनी है बताओ? यूएस पाकिस्तान की की है यस। भाई अभिषेक भाई क्या कर रहे हो यार? पाकिस्तान, यूएस, इंडिया की कंपनी है ना? पार्ले ने शायद चालू किया था ओके। थम्सअप, ठीक है। लेकिन जब कोका कोला आया तो कोका कोला ने खरीद लिया था थम्सअप। गेटिंग माई पॉइंट? यानी बेसिकली इंडिया में थम्सअप इंडियन कंपनी थी, ठीक है, और कोका कोला ने उसको टेक ओवर किया। इशू ये था कि जब कोका कोला इंडिया में आया तो थम्सअप चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कि घाटे में जा रहा था? धंधा चल रहा था या नहीं चल रहा? चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज भी आप देख लेना, कोला में इंडिया में थम्सअप बहुत बिकता है, कोका कोला से तो ज्यादा थम्सअप भी बिकता है साहब। आपने अगर देखा हो यस। तो बिल्कुल देखा हो, है ना? तो सर किसी ने पूछा थम्सअप के मालिक से कि यार आप तो प्रॉफिटेबल कंपनी हो, आप तो मुनाफे वाली कंपनी हो, आप कोका कोला को क्यों बेच रहे हो? फिर क्यों बेच? फिर क्यों बेच रहे हो? तो उन्होंने कहा यार देखो, मेरा जो साल भर का धंधा नहीं है, उससे ज्यादा तो इनका एडवर्टाइजिंग का बजट है। यानी साल भर में मैं जितना टर्नओवर नहीं करता हूँ, उससे ज्यादा तो ये लोग क्या कर लेते हैं, उससे ज्यादा तो ये विज्ञापन में खर्च कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में। तो क्या हम इनसे कंपटीशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये किसकी सोच है? ये भारतीय इंडस्ट्री की सोच है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं। यस सर। है। विल यू एग्री? विल यू एग्री बेटा? यस हाँ और? सर। यस सर। यानी आप में प्रोडक्ट से ज्यादा आत्मविश्वास की कमी है। यस सर। क्या आज भी यही स्थिति है? क्या आज भारतीय तुम्हारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या आज भी वो इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं सर, आज नहीं है। नो सर। आज नहीं है साहब। आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे रामदेव बाबा। नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, देखो मजाक की बात नहीं है, मैं रामदेव बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने एक्चुअली देश की इंडस्ट्री को चेंज किया है। आप उसको जोड़ देते हो कि ये तो बाबा है, ये क्यों धंधा करना है, तो यार दैट इज अ वेरी, मतलब यार रतन टाटा आज बिजनेसमैन है, अगर वो योगा सिखाने लगेगा तो किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं सर। लेकिन एक योगा सिखाने वाला अगर बिजनेस कर रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये कौन सी बात होती है? गेटिंग माय पॉइंट? जब बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी में होनी चाहिए प्रॉब्लम। ना। अगर आपका भाई प्रोडक्ट अच्छा है और वो क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तो हाउ डज इट मैटर्स कि वो बना कौन रहा है? हाँ, इलीगल तरीके से नहीं बनना चाहिए, दैट शुड बी अवर बेसिक इंटेंशन। ओके। एंड बेसिकली यार अपन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यस और नो? कि हम मॉरल पुलिसिंग करें यस यहाँ सर। बैठ के? क्यों यूपा? क्या हम मॉरल पुलिसिंग करेंगे क्या यहाँ पे बैठ के? नहीं, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ बिजनेस की बात करने, और बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे साहब। बिजनेस के एथिक्स नहीं टूटने चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं होना चाहिए, वो हम बात कर लेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार ये आदमी क्यों करा, यार उसकी इच्छा उसने कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं आपको चलो एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ कि मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ रामदेव बाबा को। तो हुआ क्या, बहुत साल पहले एक विज्ञापन आया, बिस्कुट का विज्ञापन था, मैक्विटीज बिस्किट का एक विज्ञापन आया था, और ये कर रही थी बिपाशा बसु। हम्म? और उनका एड आता था, भाई बिस्कुट के नाम पे मैदा खा रहे हो, ये ऐड आता था, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा बात तो सही है यार, अपन मतलब बिस्कुट में बहुत मैदा खाते हैं, तो मैंने कहा अपन को क्या खाना चाहिए अब से? मैक्विटीज खाएंगे हम। आटा। नहीं, हाँ भाई मैक्विटीज बोल रहे हैं ना, कि बाकी सब मैदा का बिस्कुट बना रहे हैं, हमारा बिस्कुट खाओ, वो यही बोल रहे हैं ना। तो मैंने कहा भाई अब मैक्विटीज खाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अपन ने मैक्विटीज खरीदा तो इंग्रेडिएंट भी पड़े। अब इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ थोड़ा सा याद रखना, मैदा और आटा दोनों गेहूं से बनता है। आटे को जब ज्यादा मतलब मोटा पीसते हो जब व्हीट को, तो वो आटा है, और बहुत बारीक पीसते हो तो वो मैदा है। इफ यू नो दैट, आई थिंक यू शुड नो दैट। नहीं पता है तो, मैदा जो होता है ना वो बारीक होता है, महीन पिसा जाता है, तो उसमें चिपकने की क्वालिटी ज्यादा होती है। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो जितने तुम्हारे ये नान बनते हैं, ये जो तुम्हारे पराठे बनते हैं, सब मैदा से इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो भी स्टफिंग होगी वो उस पर जकड़ के रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो पेट में भी जकड़ता है आपको।
तो मैदा डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, आटा अच्छा है रिलेटिवली। तो अब स्थिति ये है कि जब मैं बिस्कुट बनाता हूँ तो मैदा क्या करेगा, वो इंग्रेडिएंट को जकड़ के रखेगा। तो तुम्हारा बिस्कुट मैदा से बनाना ज्यादा कंफर्टेबल है आटे से, तो हर कंपनी किससे बना रही है, मैदा से। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, क्रंची भी रहता है, बिल्कुल क्रंची रहता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम व्हीट मतलब आटे को इंग्लिश में क्या कहोगे, वीट ही कहेंगे। व्हीट फ्लोर, व्हीट आटा फ्लोर। व्हीट Wheat फ्लोर। flour. यस सर। और Wheat मैदा flour. को क्या कहोगे, मैदा तो व्हीट फ्लोर व्हीट कहेंगे। फ्लोर। all purpose flour. व्हीट फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर भी कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब बिस्कुट तुम खरीदते हो तो उसमें वो मैदा नहीं लिखते, वो उस पे लिखते हैं व्हीट फ्लोर। और बाहर एक गेहूं की बाली भी बनी रहती है, फोटो बनी रहती है गेहूं के एक यस बाली सर। है ना। हाँ, तो तुम लगते हो यार अपन तो वही आटा का खरीद रहे हैं यार। प्रॉब्लम ये वो मैदा है। अच्छा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा हो वो भी मैदा है। तो आटा क्या है, होल व्हीट फ्लोर। अगर होल व्हीट फ्लोर लिखा है वो आटा है। तो प्रॉब्लम ये हुई, ये भी मुझे नहीं मालूम था, ये तो जब मैंने ये बिस्कुटों पे मेरी रिसर्च हुई तो मुझे समझ में आया कि यार ये फंडा चल रहा है। क्योंकि आज आप जो भी, अब मैंने वो मैकविटीज का देखा तो उसमें 8% होल व्हीट फ्लोर था बस, 45% क्या था, मैदा ही था। तो आप बड़े आराम से दूसरों को कह रहे हो कि भाई बिस्कुट के नाम पे मैदा खा रहे हो, तो तुम भी तो मैदा ही खिला रहे हो। और उसके बाद मैंने यस एक सर। एक बिस्कुट रिसर्च किया जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल था या जो मेरे लोकल मार्केट में अवेलेबल था, चाहे ब्रिटानिया, चाहे पार्ले, एवरीबॉडी वाज गिविंग ओनली मैदा। देन केम पतंजलि और उन्होंने ऊपर लिख के दिया नो मैदा, बिना मैदे के बिस्कुट बना रहे हैं हम आटे का। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हें एक्चुअली आटे के बिस्कुट दिया, और उसके बाद बाकियों ने होल व्हीट के बिस्कुट निकाले। तो पहला ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी सेहत का ध्यान रख रहा था वो, समझ में आया? इसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और रीजन ये है, और कोई रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई मेरे देश के लोगों को वो कम से बराबर कम है आटे का सर। बिस्कुट खिला रहा है। हाँ भाई शिवम, क्या बोल रहे हाँ सर। हो? तो दैट इज द रीजन। बराबर है। आज आप बड़े आराम से जाके बाजार में वो खाते हैं, कौन सी ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं। तो ब्राउन ब्रेड का कभी इंग्रेडिएंट चेक किया आपने? ब्राउन ब्रेड के नाम पे 50% करते नहीं आटा सर 50% इंग्रेडिएंट मैदा को। ही है, और सामने वाला बेचता है भैया आटे वाली ब्रेड है। तो अब आपको क्या चेक करना है, होल व्हीट ब्रेड लेनी है आपको, अगर एक्चुअली आप आटा लेना चाहते हैं। देखिए, यस अगर सर। इस क्लास में पढ़ के आपने कुछ सीखा नहीं प्रैक्टिकली तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, मिल्क भी होगा, मिल्क तो और भी बिस्किट्स में होता होगा, बट बेसिक इशू मैदा और आटा है। चलो आगे चलता है। तो हम 1944 में इशू क्या था, 1944 में एक छोटा सा इशू था। वो इशू ये था कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में आ गई तो क्या भारत की कंपनियां उनसे कंपटीशन कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं नो सर. सर। तो हमने एक बहुत ही डिफेंसिव नहीं कर अप्रोच पाएगी ली। सर। तो ये जो बॉम्बे प्लान था उसमें भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट ने सरकार से कहा कि सर एक काम करिए, विदेशी कंपनियों को भारत आने ही मत दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए हमारे देश की इंडस्ट्री को। कैसे देंगे आप ये प्रोटेक्शन? जब विदेश का आदमी आएगा ही नहीं, जब विदेश का आदमी आएगा ही नहीं तो काय का कंपटीशन? और शायद ये उस वक्त की जरूरत थी, शायद उस वक्त की 1944 की शायद ये जरूरत थी। 2020 ये में किया भी गया था सर शायद. ये तो भाई मतलब बहुत, अब तो देखो यार अब क्या हो गया है। पहले तुम प्रोटेक्शनिस्ट थे, चीजों को इंडिया स्वदेशी रखते थे, उसके बाद तुमने ग्लोबल इकोनॉमी करी, और 2020 में तो हाँ, स्थिति ये है कि तुम प्राइवेटाइजेशन. वापस क्लोज करने लगे हो। मतलब साइकिल जो है वो रिपीट हो रही है। भाई हाँ सर. आत्मनिर्भर भारत की तुम बात कर रहे हो, ट्रम्प अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहा है, हर जगह तो यही हो रहा है। यानी इकोनॉमी की साइकिल क्या हो रही है, कहीं ना कहीं चेंज यस हो सर हो रही रहा है। है। अब वो स्थितियां अलग है तो स्थितियां अलग चल रही हैं, उसकी कोई दिक्कत बात थोड़ी है। आगे चले, यहाँ तो कोई इशू समझ में आ रहा है? यस सर. नहीं. चलो भाई, अच्छा बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? नहीं सर. पक्की बात है? नो ठीक सर। है, चलो अच्छी बात है। नहीं सर। ओके, यस। अब देखो स्थिति ये है कि जब स्वदेशी की आप बात करते हो, 1944 में स्वदेशी का एक अलग कंसेप्ट था, आज वो स्वदेशी का कंसेप्ट नहीं चलेगा। आज हमारा स्वदेशी थोड़ा सा अलग है। चलो आगे चलते हैं। 1944 में एक और प्लान आया जिसका नाम था गांधीयन प्लान। थैंक यू चित्रांश। 1944 में ही एक और प्लान आया जिसका नाम था गांधीयन प्लान। अब ये गांधीयन प्लान का मतलब क्या हुआ?
मतलब सोशलिज्म को सोचना गांधी जी की नजर एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा देगा सर। गांधीयन प्लान यानी भारत की इकोनॉमी महात्मा गांधी की अप्रोच पे चलनी चाहिए। श्री राम नारायण यस अग्रवाल सर बेसिकली यस सर श्री भाई देखो उनके एक बहुत बड़े वो थे मतलब उनसे इंस्पायर थे एक व्यक्ति जिनका नाम था श्रीमान नारायण अग्रवाल। चलेगा। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधी जी की फिलॉसफी पे कहा भारत की इकोनॉमी चलनी चाहिए। तो 1944 में कौन सा प्लान आ गया? कौन सा प्लान आ गया बेटा? गांधीयन गांधीयन प्लान। प्लान। ठीक है। अब गांधी गांधी जी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? गांधी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है बताओ? एग्रीकल्चर सोशलिज्म। को वो अरे बढ़ावा सोशलिज्म देना, नहीं है गांधी जी यार। बताओ बताओ बताओ। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना। ओके ओके। बेसिकली उन्होंने कहा कि देश की जो इकोनॉमी है कॉटेज ग्रामीण इंडस्ट्री विकास, को बढ़ावा ग्रामीण देना, विकास। उन्होंने स्मॉल यूनिट कहा प्रोडक्शन। हाँ उन्होंने कहा कि भैया देखो क्या है कि भारत की आत्मा रहती है गांव में। तो देश की जो इंडस्ट्री होनी चाहिए यस सर। वो रूरल बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए या सिटी बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए? रूरल बेस्ड रूरल बेस्ड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए या कुटीर उद्योग होने चाहिए? कुटीर उद्योग कुटीर होने उद्योग। चाहिए। क्योंकि देश की इकोनॉमी कहाँ से चलनी चाहिए उनके अनुसार? गांव से चलनी चाहिए। ये किसकी सोच है? ये गांधी जी की सोच है। गांधी जी। नेहरू की सोच क्या है? नेहरू की सोच क्या है? छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री? सर गांधी जी के अपोजिट। मोहित छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री बताओ? बड़ी सर बड़ी बड़ी। बड़ी इंडस्ट्री है ना। आधुनिक भारत के मंदिर ऐसा कुछ बोलते थे वो बड़ी इंडस्ट्री को, नेहरू। ठीक है। तो यानी गांधी कहते हैं छोटी इंडस्ट्री रखो रूरल बेस्ड और क्या नाम है तुम्हारा नेहरू बोलते हैं कि भाई बड़ी इंडस्ट्री रखो। दोनों में से किसकी बात मानी गई? दोनों की। देश में छोटी दोनों इंडस्ट्री भी रहेगी की। और बड़ी इंडस्ट्री भी रहेगी। अच्छा दोनों यानी एक बात पे असहमत हैं लेकिन एक बात पे दोनों सहमत भी हैं। ये मिक्स्ड नहीं आया बेटा सौम्या। सौम्या बेटा ये मिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के साइज की। यहाँ पे हम सोशलिज्म से चलेगा या कैपिटलिज्म से चलेगा वाली चर्चा नहीं हो रही अभी। वो तो आएंगे उस पे है ना। अभी तो आएंगे उस पे। तो छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री की बात हो रही है तो दोनों रखो। अच्छा दोनों एक बात पे कॉमन थे कि विदेशी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी विदेश के लोगों को भारत मत आने दो। एक कह रहा है छोटा खोलो, कह रहा है बड़ा खोलो और खोल दोनों दिया आपने। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है? कोई सवाल? ठीक है। अब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। गांधी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी से भारत को फायदा हुआ या नुकसान? फायदा सर। फायदा हुआ कैसे? और अभिषेक नुकसान हुआ तो कैसे? जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इंडिया डेवलपमेंट कंट्री नहीं बनेगा यूपा। ओके फाइन। और बताइए। गुड। और बताओ। जैसे पंचायती राज को उनके उस पे नहीं नहीं वी आर नॉट डेवलप गोइंग करना इनटू। है। अभी हम मतलब अभी हम इकोनॉमिकल बात कर रहे हैं साहब। देखो मैंने क्या बोला। हम पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को हटा नहीं सकते लेकिन प्रिडोमिनेंटली हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी की। नुकसान ही हुआ। एक मिनट पढ़ नहीं पाया मैं आपके कमेंट्स। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूछें तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उससे हमें बेनिफिट ज्यादा हुआ या नुकसान? ये हमारा सवाल है और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हाँ, एक मिनट, ये सवाल सर नुकसान नहीं हुआ सर। नुकसान क्यों हुआ? सर सर इंडिया तो खेती वाला देश है ना सर, पहले से ही, और खेती बहुत ज्यादा होती थी सर। ठीक है। ओके। तो उस हिसाब से सर थोड़ा फायदा वाला होना चाहिए ना सर। ठीक है चलो ओके ओके। चलो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। अरे ये क्या हो गया? अनरिस्पॉन्सिव। ये बेटा आवाज तो आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? मेरा आवाज व्यू सब आ अरे रही सर है? आवाज ठीक सर आ रही है। ओके ओके। क्लियर हो आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड। देखो आ रही है सर। आ, आज की तारीख में एक शब्द अगर आपने सुना हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। सुना है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल? ये दिखा दूं आपको? नहीं सर। ये प्रेजेंट करूं थोड़ा सा? अरे ये थोड़ा सा दिक्कत यस आ सर। रही है बेटा। हाँ एक सेकंड।
मैं इसको मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसका अर्थ बताइए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का अर्थ बताइए सर, कोई बताना चाहे तो, कोई भी। अंकिता बताओ। कोई और? हाँ बताओ अंकिता। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सर सुना है ये वर्ड डेफिनेटली, ठीक, बट कोई और बताना चाहेगा? जब लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो एक्सपेंडिचर कम पड़ता है एज कंपेयर टू जब स्मॉल प्रोडक्शन। ब्यूटीफुल, यही होता है बेसिकली। देखो एक बात बताओ, मैं ज्यादा उत्पादन करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कि कम उत्पादन करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी? ज्यादा करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो। देखो एक बात समझो, ये पेन है, ये मेरा पेन है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई पेन बनाने की, 1 करोड़ रुपए की वो फैक्ट्री लगी, और ये पेन बनाने में मेरा 10 रुपए लगा, तो ये एक पेन बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना आया? 1 करोड़ 10 रुपए। हाँ यस हाँ। सर। चलेगा? चलेगा। इसी तो ये पेन में बेचने जाऊंगा तो 1 करोड़ 10 रुपए से ऊपर बेचना चाहिए मेरे को, है ना? इसी की जगह उस फैक्ट्री में मैंने 1 करोड़ पेन बनाए, तो एक पेन की वैल्यू कितनी आएगी? मैथ्स भी चालू हो गया। 11 रुपए। अभिषेक ने सही जवाब दे दिया, 11 रुपए, है ना? 1 करोड़ पे तुम्हारा 1 करोड़ 1 रुपए से डिवाइड हो जाएगा, और 10 रुपए जो एक का प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम हो रही है? जब ज्यादा उत्पादन हो रहा है या जब कम उत्पादन हो रहा है? ज्यादा जब 10 नहीं 11 रुपए प्रोडक्शन हो हो गए रहा ना, था। वो फिक्स्ड कॉस्ट को तुमने डिवाइड नहीं किया, ठीक है? तो हाँ, अब सवाल ये है कि कुटीर उद्योग जो हैं वो ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्री? लार्ज स्केल। लार्ज स्केल है। एक छोटा सा नियम रखा गया था कि जो कंपनियां या जो सेक्टर्स या जो प्रोडक्ट आपके कुटीर उद्योग बनाएंगे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाएगी। यानी जो सेक्टर्स या जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपने किसके लिए बांध दिए, कुटीर उद्योग के लिए, वो कौन नहीं बना सकता? बड़ा लार्ज उद्योग। स्केल। अब सवाल ये है कि क्या उत्पादन ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, पक्की बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी हैंडमेड बेटा, और में कुछ हैंडमेड और मतलब मशीन मेड। बड़ी इंडस्ट्री बड़ी मशीन लगा के धंधा करेगी बेटा, फिनिशिंग ज्यादा किस में मिलेगी तेरे को? बड़ी इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्री। यानी तेरी क्वालिटी इंफीरियर आ रही है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। क्या जीवन में ये सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा तू? नो सर, क्यों? कम होगा। क्योंकि एक तो उत्पादन की क्वालिटी इंफीरियर है, और दूसरा तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। यानी जिस वक्त भारत का कुटीर उद्योग अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा था, उसी टाइम जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया समझ रहे हो? ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, उस टाइम ये इसी सामान को बेच बेच के आगे बढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है तुमसे, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यानी कि यस सर। यानी गांधी जी के मन में कोई गलत विचार था भारत की इकोनॉमी को लेकर, ऐसा है क्या? ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, वो जज नहीं कर देखो पाए यार, सर। बात होती ना, आज हम 2020 में बैठ के 1944 को जज नहीं कर सकते, 1944 को तुम 2020 में बैठ के जज नहीं कर सकते यार। उस टाइम के हालात जो थे वो गांधी जी ने उस हिसाब से सही सोचा था, या उस हिसाब से नेहरू ने भी सही सोचा था। आज हमारे पास जो इतने सालों का डेटा आ गया, जो नई नॉलेज आ गई, तो आज कहना बड़ा आसान है कि ये सही है या ये गलत है। तो आप इससे, लेकिन आप देखो यार, एक नया देश खोला है आपने 1947 में, आपको लगता है गलतियां नहीं होंगी? यस और होंगी सर। गलतियां होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। होंगी सर। सो इम्पोर्टेंट क्या है? आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है।
आपको लगता है नेहरू का इंटेंशन गलत था देश को लेके? ऐसा लगता है किसी को? नो सर। गांधी जी नो का सर। इंटेंशन गलत था देश को लेके? किसी को लगता है क्या ये? नहीं लगता ना, नो बिल्कुल भी सर। नहीं लगता। नो सर। गलतियां तो सबसे होती है। अब गलती तो फिर मोदी से नहीं होती होगी क्या? मोदी जी से भी गलतियां होती होंगी। क्या मोदी जी के इंटेंशन पे दिक्कत है क्या आपको? पॉइंट ये नो है, सर। जिस दिन आपको, हाँ, अगर आपको इंटेंशन पे दिक्कत हो उस दिन आपको विरोध बहुत तेजी से करना है। हमारे गुरुजी ने एक चीज समझाई थी, एक्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेंशंस आर इम्पोर्टेंट। क्या कर रहे हो ये जरूरी नहीं, क्यों कर रहे हो ये जरूरी है। जिस दिन इंटेंशन पे किसी के शक हो ना, उस दिन विरोध बहुत जरूरी है। लेकिन अगर भाई उसके लिए क्या कर रहा है वो आदमी, यार वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव बात हो जाती है। चलेगा, आगे चले, समझ में आ रहा है? गुड। यस सर। चलो, एक छोटा सा सवाल, भारत की कोई बड़ी खिलौना कंपनी बताओ। भारत का कोई बड़ा टॉयज, सर। हाँ बता बेटा मोहित। हेमलेस। हेमलेस भारत का है क्या यस कि सर। ब्रिटेन है? अरे यार तो क्या, अंबानी ने ले मुकेश लिया ना। अंबानी ने खरीद लिया, लेकिन क्या इंडिया खरीद में लिया। बना था क्या? नहीं। कल तो यार ऐसा तो तुम बोल दोगे कि यार वो जगुआर भी इंडियन कंपनी है क्योंकि खरीद ली टाटा ने, बनी तो भैया बाहर ही है ना वो। हेमलेस इंडिया का ब्रांड है कि मतलब ब्रिटेन का ब्रांड है? मतलब ब्रिटेन का ब्रांड है वो, तो आप खरीद लिया आज आपने। और बताओ चलो, भारतीय खिलौना कंपनी है ना जो हॉट भारत में बन के धंधा करे। फन स्कूल सर, फन स्कूल, फन स्कूल फन इंडियन का स्कूल है? फन स्कूल इंडियन है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है फन स्कूल, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। फन स्कूल सर, इंडियन है क्या सर भाई? इंडियन है शायद। पक्का? इंडिया में चलो। चलो अच्छी बात है, फन स्कूल चल रही है आज की तारीख में। फन स्कूल, लेट मी चेक। हाँ सर, हॉट व्हील्स इंडियन नहीं है ना? नहीं। सिम्बा टॉयज। कौन सी टॉयज? सिम्बा। सिम्बा, ये नहीं सुना मैंने। फन स्कूल की स्पेलिंग हॉट क्या होगी? व्हील्स। FUNS, हाँ, क्या होगी स्पेलिंग इसकी? एस ऐसा कुछ है। FUNSKOOL, ऐसा अच्छा, कुछ है। FUNS, FUNSKOOL। हाँ, फन स्कूल, ठीक है, फन स्कूल विकी, ओके, ठीक है भाई, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वेरी गुड। 1987 में स्टैब्लिश हुई थी चेन्नई में, गुड। इसका रेवेन्यू भी 235 करोड़ रुपए का है, गुड। लेकिन 235 करोड़ थोड़ा कम नहीं है दोस्त? इसके सामने अगर तुम देखो डिज्नी, या इसके सामने अगर तुम देखो हेमलेस, या इसके सामने तुम देखो लियो टॉयज, हॉट व्हील्स, मेगा ब्लॉक बारबी, भी है ना। बारबी देख लो, अरे यार लेगोस, लेगोस का नाम सुना होगा। दे आर बिलियन यस डॉलर सर। कंपनीज, बिलियन मेगा डॉलर। ब्लॉक भी हो सकता है। हाँ बेटा, सर अरुण, मेगा ब्लॉक। मेगा ब्लॉक का नाम नहीं सुना यार बेटा मैंने, आई एम नॉट श्योर मैंने नाम सुना उसका। यानी कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे देखो, अब मार्वल एंड डीसी कितना बड़ा बिजनेस है, यस और नो? बहुत यस बड़ा सर। बिजनेस है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। लेकिन भारत में आपका जो कॉमिक्स का उद्योग है वो इतना नहीं बढ़ा। यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि यार खिलौने भारत में जरूरत नहीं है लोगों को, या कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, आपने उसको डेवलप नहीं किया। और ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी मिस्टेक्स है, या आपने तो इम्पोर्टेंट नहीं माना होगा इन सेक्टर्स को, आपने सोचा ही नहीं होगा खिलौना उद्योग क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक्चुअली पॉलिसीज बनाई होती जो इनको सपोर्ट कर रही होती, तो आज भारत में यार 130 करोड़ की आबादी है, खिलौने नहीं बिकते क्या इंडिया में? बिल्कुल बिकते हैं, बिकते हैं सर। बिल्कुल बिकते हैं। तो आपने, हाँ, हॉट व्हील्स इंडियन है अंकिता, चेक कर लिया? कहाँ की है बेटा हॉट व्हील्स? यस सर किया। कहाँ की है? इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ओके, कुछ रेवेन्यू वगैरह, कुछ आइडिया? बताती हूँ सर, एक हाँ, सेकेंड। रेवेन्यू चेक करके बताओ। तो ऐसे क्या बहुत सारे सेक्टर्स नहीं होंगे खिलौनों जैसे, जो शायद बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने पॉलिसी उनके फेवर की नहीं बनाई तो वो आगे नहीं बढ़ पाए? दैट इज द क्वेश्चन। आगे चले? होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता था कि फन स्कूल और हॉट व्हील्स, मुझे लगता था कि विदेशी कंपनियां हैं,
तो आई स्टैंड करेक्टेड देयर, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो आगे चलते हैं। 1940, हाँ अंकिता चेक हुआ, चाइना का टॉय 847 मिलियन, ये किसका है बेटा अभिषेक, ये किसका टर्नओवर है, ये किसका टर्नओवर है अभिषेक, हॉट व्हील्स का 847 मिलियन का टर्नओवर है, आर यू श्योर? अलग अलग दिया हुआ है। रुक जाना मैं देख लेता हूँ सर। हॉट व्हील्स अमेरिकन कंपनी है अंकिता। सर यहाँ पे और दिया मेटल की है ये, MATTEL, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो। अरे उसने इंडिया में सब्सिडी डाली होगी बेटा, हॉट व्हील्स इंडिया, अच्छा तो उन्होंने हॉट व्हील्स इंडिया हाँ डाला होगा। वो हॉट व्हील्स इज ओरिजिनली क्या कहते हैं उसे, इट्स अमेरिकन। ओके मेटल इज अ वेरी, अरे आजकल स्क्रैबल्स कोई खेल रहा है कि नहीं ऑनलाइन, किसी ने खेला है स्क्रैबल्स, वो मेटल का चल रहा है। ऑनलाइन नहीं खेला सर। हाँ ओके ऑनलाइन तो अपन खेलेंगे ना, मैं तेरे को हराऊंगा मस्त, चिंता नहीं करने का। ओके ठीक है, तो उसमें यह है कि आपने इन उद्योगों पे शायद ध्यान नहीं दिया जो आपके लिए एक्चुअली कैश काउज बन सकते थे। चलो 1945 पीपल्स प्लान 1945 में कौन सा है, हमको लिंक सेंड करना है बेटा, किसका लिंक सेंड चाहिए आपको अभिषेक, गेम का भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगा ओके। हाँ 1945 पीपल्स प्लान कौन लाया था, एम एन रॉय। देखो प्राची ने उसका, हाँ एम एन रॉय लाए थे। तो एम एन रॉय चाहते थे भारत में समाजवाद चले। बेसिकली वो यही चाहते थे कि भारत का व्यापार जो है वो कौन सी नीति पे चले, समाजवाद पे। तो ये प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, किसी ने भी इस प्लान की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि भारत को पूरी तरीके से समाजवादी बना दिया जाए। समाजवादी का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद और समाजवाद का एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। इंडस्ट्री कौन चला रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री चला रहा है पूरी तरीके से तो वो प्राइवेट आपका कैपिटलिज्म है, लेकिन अगर सरकार चला रही है उद्योग तो वो क्या है, सोशलिज्म है। यानी इंडिया की इंडस्ट्री किसके हाथ में रहेगी, सरकार के हाथ में रहेगी या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगी। अगर सोशलिज्म है तो ना खेत आपका, ना दुकान आपकी, ना फैक्ट्री आपकी, ये सब किसका, गवर्नमेंट का। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन है या फिर कैपिटलिज्म है तो ये सब किसका, प्राइवेट सेक्टर का। ओके, तो एम एन रॉय साहब क्या बोलते थे, भारत में क्या होना चाहिए, समाजवाद की पूंजीवाद, समाजवाद होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा लोगों ने उनके इस प्लान को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एनी क्वेश्चंस, यहाँ तक चल जाएगा, आगे चले, आगे चले पक्का, ठीक। 1950 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान। 1950 में कौन सा प्लान आया भारत में, सर्वोदय प्लान। हाँ लिख के बताऊं कि लिख लेंगे आप लोग, सर्वोदय प्लान 1950। चलो ये किसी ने नीचे लिख दिया है, प्राची ने लिख दिया है, आप उससे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण जी लाए थे, और जयप्रकाश नारायण जी कौन है ये बताइए आप मुझे, कोई बताना चाहे, जेपी नारायण कौन थे सर, जिसमें इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए थे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो नहीं रहे, विनोबा भावे और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर लाए थे, ठीक है। नहीं प्राची वो तो लाए थे प्लान पे 2 मिनट में आएंगे। थे कौन, वो बहुत बड़े एक छात्र नेता थे बिहार के, बहुत बड़े नेता थे और बहुत ही साफ छवि के आदमी थे। मतलब उनको, मतलब जयप्रकाश नारायण है ना, भारत में जो गांधी जी को जैसे एक रिस्पेक्ट मिलती है ना कि बहुत ही क्लीन एंड एवरीथिंग, वैसे जेपी नारायण की भी इमेज कम नहीं है। लोकनायक कहते हैं, बिल्कुल सही, उनको लोकनायक कहते हैं। और 1950 में वो एक प्लान, कौन बोला गांधी जी की क्लीन है पर्सनल? आप क्या उनको करप्ट कहेंगी अंकिता? नहीं करप्ट नहीं, बट तो ही क्लीन इज इमेज उसी को डेफिनेटली कहते नॉट अ क्लीन पर्सनालिटी। हैं। आपको उनके पॉलिटिकल डिसीजन से इश्यूज हो सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। गांधी जी के अच्छा चलो पॉलिटिकल फॉर इट, डिसीजन देखो, वो आइडियोलॉजी वाली बात है। इट वाज आज जस्ट अ फन कोई मतलब। प्रॉब्लम,
देखो आज नरेंद्र मोदी को उनके पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कई जगहों पे, लेकिन क्या कभी भी उनकी इंटीग्रिटी पे या उनके उस पे कभी उंगली उठाई जाती है क्या? नहीं। नेहरू की पॉलिटिकल डिसीजंस पे उंगली उठाई जाती है आज भी, लेकिन क्या कभी उनको करप्ट कहा गया? नहीं। नहीं बेटा, वो No, sir. पीएम है हमारे, अच्छी बात है, हमारे भी करप्ट पीएम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। नरसिम्हा राव पे करप्शन का चार्ज लगा है, ठीक है ना। नरसिम्हा राव को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए मेरे नजर में, लेकिन उन पे करप्शन के चार्ज लगे थे, वेरी ऑनेस्टली, सूटकेस कांड में। तो पॉइंट यहाँ है, क्या अंकिता, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तुम करप्ट बोलोगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल साफ नहीं। छवि है कि नहीं? No. है। तो क्या वो एफिशिएंट लीडर थे? Not that much, but he was quite a good economic. Efficiency and character are two entirely different things. Yeah. Okay. मेरे हिसाब Yes, sir. से Get it. बहुत एफिशिएंट व्यक्ति हैं चिदम्बरम जी, बहुत एफिशिएंट व्यक्ति Yes, हैं, sir. बहुत एफिशिएंट मानता हूँ मैं उनको, लेकिन उनपे भी करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं। तो एफिशिएंसी एंड करप्शन मे नॉट गो हैंड इन हैंड। Yes, sir. ओके, तो गांधी जी की छवि से मेरा मतलब है कि क्या तुम उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती हो कि वो करप्ट थे या देश के खिलाफ सोचते थे? नहीं। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ तुम हो सकती हो, वो आई विल एग्री फॉर दैट, वो उसके लिए Yes, sir. जगह है अपने पास सोचने की, बट यू कैन नॉट से कि उनकी छवि खराब थी। Yes, तो sir. जयप्रकाश नारायण को भी बहुत बड़ा गांधीवादी, बहुत बड़ा समाजवादी माना जाता है, बहुत बड़े छात्र नेता थे, और 1978 में देश के पीएम बन सकते थे, और उन्होंने पीएम बनने से मना कर दिया था, उनके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। तो उन्होंने एक प्लान शुरू किया था 1950 में, जिसका नाम था सर्वोदय प्लान, और उसमें उन्होंने दो लोगों की सोच अपनाई थी, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। एनी क्वेश्चंस? गांधी जी ने अपने पढ़ना पड़ेगा, गांधी जी से पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता जा रहा है कि अपन जिस प्रकार की बातचीत इस क्लास में कर रहे हैं, इसको यूट्यूब पे ना डाला जाए? Yes, sir. हुँ? लोग घर पे मारने आ जाएंगे मेरे को, तुम समझ रहे हो ना बात को? चलो देखते हैं, आज भी भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, तो देखते हैं, ठीक है, ओके। कोई मेरा ये बेटा ये नोटिफिकेशन खुल नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्या लिखा था बेटा अभिषेक आपने? आप बोल दीजिए मुझे, ऐसे ही बोल दीजिए, मैं नोटिफिकेशन नहीं खोल पा रहा। गांधी जी पे कोई पॉइंट था आपका, ऐसे माइक ऑफ ऑन करके बोल दीजिए। हम कंट्रोवर्शियल इशू से भागेंगे नहीं, ये बस मेरी आपको एक वो है, अ, मेरा वादा है, आप जितना कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा, या टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। अभिषेक, चलो ठीक है, अभी नहीं आ रहे वो, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हुआ ये था कि अच्छा, हाँ बेटा लिखा है अभिषेक बोल। ने कि गांधी जी से अपन मुंह नहीं फेर सकते टुडे आल्सो वेदर इज पॉलिटिकल डिसीजन वर रॉन्ग। डेफिनेटली डेफिनेटली, आप देखो यार, एक बात समझो, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विचारक रहे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट रहे, Yes, sir. बहुत बड़े विचारक Revolution. रहे। हाँ, तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो गांधी जी को आप पसंद करें, आप पसंद ना करें, लेकिन क्या आप उनसे मुंह मोड़ सकते हैं क्या? आप मुंह तो नहीं मोड़ सकते। No, sir. No, sir. चलिए आगे चलेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किनकी? विनोबा भावे साहब की बात हो रही थी। विनोबा भावे भी भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। वो कौन से आंदोलन से जुड़े थे? भूदान आंदोलन। कौन से आंदोलन से जुड़े थे वो? भूदान। भू यानी समझते हैं जमीन, हाँ, भूदान आंदोलन। Yes, sir. हाँ, तो जमीन का दान दे दो। तो बेसिकली आप में से कितने लोगों ने 80-20 प्रिंसिपल सुना है? 80-20 प्रिंसिपल? Sir, me. हाँ, पढ़ा है Me, मोहित। sir. बताओ मोहित, 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है? सर 80-20 प्रिंसिपल लाइक सर आपके पास कोई शॉप है तो सर उसमें जो 80%
प्रोडक्ट है सर वो सेल नहीं होते, जो 20% है सर वो 80% कवर करते हैं आपकी गुड। सेल। तो बेसिकली परेटो साहब थे, उन्होंने एक परेटोस लॉ दिया था जिसको हम 80-20 लॉ या 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। वो कहता है कि दुनिया में जैसे आपकी एक आपका जो 20% कस्टमर है वो आपका 80% रेवेन्यू जनरेट करेगा, और जो 80% कस्टमर है वो आपका 20% रेवेन्यू जनरेट करेगा। और ये 80-20 प्रिंसिपल हर जगह आप लगा सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आज आप जाके अपना अलमारी खोलना कपड़ों का, तो आप देखोगे 100 कपड़े टंगे हैं, तो उनमें से शायद 20 कपड़े ऐसे होंगे जो आप 80% टाइम पहनते होगे, और 80% कपड़े कैसे होंगे जो आप 20% टाइम पहनते होंगे। यस और नो? तो ये 80-20 Yes, sir. प्रिंसिपल हर जगह लगता है। वो कहता है कि योर 80% सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर 20% एफर्ट्स, एंड योर 20% सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर 80% एफर्ट्स। यानी कि 10 एग्जाम में 10 चैप्टर आने थे, 2 इंपॉर्टेंट थे, 8 इंपॉर्टेंट नहीं थे, आप कौन से पढ़ के गए? इंपॉर्टेंट वाले, तो आप पास हो गए। कोई 8 पढ़ के गया जो इंपॉर्टेंट वाले नहीं थे, वो लुढ़क गए साहब। तो यानी मेहनत तो करनी है, मेहनत कहाँ करनी है ये भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो क्या दुनिया की 80% संपत्ति 20% लोगों के हाथ में होगी कि नहीं होगी? यस सर। सर होगी। और 20% संपत्ति कितने लोगों के हाथ में होगी? 80 के हाथ में होगी। विल यू एग्री? तो ये बहुत अनयूजुअल है क्या कि कुछ लोगों के हाथ में कुछ बहुत ज्यादा पैसा होता है? कोई अनयूजुअल चीज है क्या ये, कि नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। बहुत ही नॉर्मल है नॉर्मल है, सर। बहुत ही नॉर्मल चीज है ये, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो उनका ये कहना था कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि बहुत कम है। तो जिनके पास ज्यादा भूमि है उनको क्या करना चाहिए? अपनी भूमि दान दे देनी चाहिए। किसको? जिनके पास भूमि नहीं है, बिल्कुल लैंडलेस नहीं लेबर है। है, हाँ किसान है, उनको दे देनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं है आंदोलन। चलो, यहां तक कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए, एमपी के लोग हैं, हम में से बहुत सारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, सौम्या वहां से हैं, बंगाल से हैं, एंड महाराष्ट्र से भी हमारे यहाँ बच्चे हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, अगर आपको मालूम हो, किसी ने जमींदारी एक्ट सुना है? जमींदारी एक्ट? हाँ अभिषेक, मैं भी भोपाल से ही हूँ। हाँ बताओ, जमींदारी Yes, sir. एक्ट क्या है बेटा? जमींदारी एक्ट अंकिता, तुमको मैंने कहा था वो देख लेना तुम, क्या संविधान, संविधान के मैंने बोला था ना एपिसोड देखने का, तुमने देखा तुमने? जमींदारी एक्ट वाला मैंने कहा था ना देखने हाँ का। सर, दो हो गए अभी तक, बस 2 ही हुए। ठीक, जमींदारी एक्ट, अच्छा वहां तक जमींदार, पहुंचे नहीं हूँ सर अभी तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, जमींदार किसे कहते हैं? सर जमींदारी एक्ट बेसिकली मुझे लगता है कि ये जमींदारी इरेडिकेट करने के लिए था। ठीक है, ओके, जमींदारी एरेडिकेट करने के लिए था, बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल है, जमींदारी होती क्या है? कॉर्नवालिस, ओके कॉर्नवालिस, ठीक है। हाँ बताओ, जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन है। देखो यार, थोड़ा सा हम और बैकग्राउंड में जाएंगे उसके। थैंक यू दीदी। सर जमींदार वो होता है जो लोगों को अपनी जमीन देता है, टू लैंड करता है बेसिकली टू फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस समथिंग। देखो, मतलब वो उनकी जमीन भी लेके उनको पैसा देता है, मतलब ठीक है, लोन ऑन द बेसिस ऑफ जमीन, ऐसा कुछ। शायद हम कॉज एंड इफेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम इफेक्ट बता रही हो, मैं कॉज की बात कर रहा हूँ। देखो हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत आए तो उनको लैंड रेवेन्यू चाहिए था या नहीं चाहिए था? चाहिए था। अब चाहिए क्या था। उनके पास क्या इतने सारे लोग हैं कि वो किसानों से जाके उनका तिगुना लगान ले पाएंगे? नहीं। नहीं ले पाएंगे, नहीं सर। क्योंकि लोग ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने बहुत सारे लोग बिठा दिए थे देश भर में। वो एक प्रकार के एजेंट्स थे। उनका काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, किससे? तुम्हारे किसानों से। लोगों से। और ये पैसा किसको दे देना? सरकार को। तो एक प्रकार के जमींदार क्या थे? मीडिएटर्स थे, हु कलेक्टेड लगान फ्रॉम किसान, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, या यही था बेसिकली। प्रॉब्लम ये हुई कि एक जो मीडिएटर था, ये कहीं ना कहीं पैसा कमा रहा है कि नहीं? पैसा कमा रहा है। तो हमारा क्या कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन करने की शुरुआत करी या नहीं करी? अच्छा,
अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। कई जगहों पे अंग्रेजों ने शायद, अच्छा देखो मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है तो हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ा दूं, तो माफ कर देना उसके लिए, ठीक है ना। भाई देखो कई जगहों पे अंग्रेजों ने उनसे कहा कि यार देखो मुझे तो 100 रुपए चाहिए, मुझे मतलब नहीं है कि तुम किसान से 2 रुपए ले रहे हो या 200 रुपए ले रहे हो, मुझे कितने रुपए चाहिए, 100। अब क्या ये हो सकता है कि 1000 रुपए छीन ले किसानों से तुम्हारा जमींदार, यस इज इट सर, पॉसिबल? हाँ बिल्कुल हो सर, सकता है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन शुरू बिल्कुल हो सर। हुआ है। गया। हाँ ये हुआ, यस ये सर। एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। यानी जमींदार बेसिकली आए थे एज अ मिडिल मैन, लेकिन धीरे धीरे पावर ग्रैब करते गए कि नहीं करते गए, पावर यस ग्रैब सर। करते गए। अब यस लोगों सर। को करते गए। उधार दिया, लोगों की जमीनें हड़प ली। तो अंकिता ये इफेक्ट था, उनके पास ज्यादा जमीनें हाँ क्यों आई, क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेशंस किए, उनके पास ज्यादा हाँ जमीनें थी सर। इसलिए वो जमींदार बन गए। ये शायद कहना थोड़ा सा शायद गलत है, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट था, ठीक है। जब भारत का संविधान बना और ये जब, अच्छा मेरा ये सबसे अच्छा दो चीज है, कई नए लोग हैं आज हमारी क्लास में, कोई फर्स्ट टाइम है हमारे यहाँ बच्चे, फर्स्ट टाइमर्स, एनीबडी की भाग्य से फर्स्ट टाइमर्स कोई है, पहली क्लास हो जिसकी, आवाज आ रही है? तो एक काम करो, कोई किसी के पास मेरा फोन नंबर हो तो वो कर दो, सर्कुलेट कर दो, कि किसी को भी जैसे आगे चल के लिंक वगैरह चाहिए हो क्लास की तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, है ना। तो मेरा ये चल नहीं रहा मैसेज, कोई भी डाल दो मेरा नंबर, कौन डाल रहा है, कोई भी मेरा फोन नंबर डाल दो, है किसी के पास? यस सर। हाँ तो डाल दो बेटा मेरा नंबर, तो किसी को भी जैसे आगे की क्लासेस की लिंक चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट में जोड़ लूंगा, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि जमींदारी एक्ट हमने लाया कब, जब देश आजाद हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ सबसे, एक संविधान करके प्रोग्राम है राज्यसभा टीवी का, 10 एपिसोड का प्रोग्राम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख लेना, बहुत शानदार प्रोग्राम है वो, मजा आएगा आपको, है ना, ठीक है। मैंने शायद क्लासेस में बोला भी है पहले, ओके। तो देखो उसमें क्या हुआ कि हम जमींदारी एक्ट लाए जिसमें हमने जमींदारी को अबॉलिश किया। क्यों अबॉलिश किया? क्योंकि हमने कहा देखो हमें मीडिएटर नहीं चाहिए, यानी किसान के और सरकार के बीच में क्या थर्ड पर्सन होना चाहिए क्या? यस और नो, जवाब दो भैया, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमने बेसिकली जमींदारी एक्ट में क्या किया, जमींदारी को खत्म किया। एनी क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है? आगे चले, आगे चले, यस सर। हाँ चलो ठीक चलिए है, सर। आगे चले। ओके, किसी ने सुना हो जदबंदी हदबंदी, सुना हो किसी ने? किसी ने ये शब्द सुने हो? लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग एक्ट सुना हो किसी ने? सुने सर लैंड सीलिंग। सुना है बेटा, क्या होता है लैंड सीलिंग एक्ट? सर उसमें एक मतलब मैक्सिमम लिमिट तय होती है लैंड की, उससे ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते खुद के पास। तो लैंड सीलिंग एक्ट बेसिकली होता है जिसमें हम बताते हैं कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कृषि भूमि रख सकता है किसी भी राज्य में। तो लैंड, सॉरी सॉरी ये मेरा कनेक्शन, अरे सर गए, आ गया भैया, कहीं नहीं गया मैं, आ गया वापस, वो पता नहीं एंटरटेनमेंट शुरू हो गया था सर। हाँ किसी ने गाना वाना गाना चालू कर दिया ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके अब बेहतर है थोड़ा सा, एक बार लॉग आउट होके लॉग इन हो गया ना तो अब थोड़ा सा स्पीड भी आ गई है, ठीक है। हाँ तो लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? तो लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब होता है कि एक राज्य में एक जगह पे एक व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। तो भारत में लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद। क्या आज भी भारत में ये नियम है? क्या आज भी भारत में ये नियम है? प्राची नहीं है, नो, बताओ बताओ, जवाब दो भैया। शायद है सर। है भैया, है, बिल्कुल है, है सर, है। बिल्कुल है। मध्य प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट 1961, ऐसी महाराष्ट्र का अलग होगा, महाराष्ट्र का मुझे मालूम नहीं है, मेरे को एमपी का मालूम है। तो
लोगों के पास बहुत जमीन है, ठीक है, बिल्कुल। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें मध्य प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट दिखाता हूँ। अभी मैं ये कर दूं, प्रेजेंट कर दूं। ओके, तो भैया देखो, आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है बेटा कि नहीं दिख रही? कैन यू सी इट? दिख रही है सर। ठीक, यस सर। दिख रही है सर। हाँ अभी खुल रहा है वो, धीरे से एक्ट को खुल जाने दो। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर दें। वो 1961 नहीं 1960 है ना, सॉरी। तो मध्य प्रदेश स्टीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1960। अब अगर हम इसमें ध्यान दें, कहाँ पे, इसमें कहाँ पे है भाई सर, कितनी जमीन रख सकते हैं इसमें बताया गया है। ओके, हाँ चलो भैया, ये सेक्शन 7 पढ़ते बन रहा है हम लोग को, ये पढ़ते बन रहा है, बड़ा करूं और नहीं सर। यस सर मंडल। थोड़ा यस बड़ा सर। कर दे, थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा बड़ा कर दे। नहीं सर, जरूरत नहीं। चलो कोई नहीं। ठीक है सर। क्या दिख रहा है ये? मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ लैंड टू बी हेल्ड बाय अ पर्सन और फैमिली। यहाँ उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति या एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि रख सकता है। अब उसमें भी उन्होंने अलग अलग वैरायटी रखी है जमीन की, कि 2 क्रॉप होती हैं, सिंगल होती है, बंजर भूमि, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम एक्सटेंट लिखी हुई है आपकी, 10 एकड़, 15 एकड़, 30 एकड़, समझ रहे हो? 54 एकड़ अगर ड्राई लैंड है तो, इस प्रकार से ऑलरेडी है ये आपका। अब ये समझ में आया आपको? दिख रहा है कि नहीं? यहाँ कोई यस दिख रहा सर। है? दिख रहा है सर। हाँ, मैक्सिमम 108 एकड़ अगर ड्राई भूमि है, ये तुम्हारा मैक्सिमम एक्सटेंट है मेरे हिसाब से, सेक्ट के अनुसार। एमपी की बात कर रहा हूं मैं तुमसे सर। तो यानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है लैंड सीलिंग? महाराष्ट्र में भी होगा, पक्का होगा, आई एम वेरी श्योर। मुझे मालूम नहीं है क्या है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड एक्ट नहीं सर, पर 1960। पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो बेसिकली लेकिन फिर उसमें बेसिकली हाँ, बेसिकली उसमें दिक्कत कहाँ आती थी? लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस एक्ट के आसपास घूम घूम के ज्यादा जमीनें रख ली। वो एक अलग इशू है ऑल टुगेदर, लेकिन एक्चुअल ये नियम है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल लो तो जमीन की होल्डिंग का लिमिट खत्म हो जाता है। या उन्होंने क्या किया होगा, एक परिवार में 4 परिवार क्रिएट कर दिए होंगे, 4 भाई हैं तो चारों को ऑफिशियली अलग अलग कर दिया होगा, जो भी किया होगा, रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें कर दी होंगी, कुछ भी किया होगा। कई लोग कहते हैं ना सर हमारे तो परिचय में है जिनके पास 200 एकड़ भूमि है, 500 एकड़ है, तो होगी, उन्होंने कुछ लगाया होगा, मतलब तुक्का बढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो देखो यार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है ना। अ, हुआ ये कि जब भारत में बहुत ज्यादा, मतलब ओपन मार्केट नहीं था, जैसे हम लोग समाजवाद पूंजीवाद की बातें कर रहे हैं, तो भारत एक जमाने में क्लोज इकोनॉमी था, और धीरे धीरे वो कैसा इकोनॉमी हो गया, ओपन इकोनॉमी। विदेश की कंपनीज को हम भारत में लाने देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे? नहीं लाने देना चाहते थे, यस और नो? देना चाहते हाँ हैं, ठीक अब है, चाहते हैं। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। तो उस जमाने में अगर हम, कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी इंडस्ट्री डालना चाहती थी, तो उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। हर कोई भारत में आके विदेशी कंपनी अपना व्यापार कर नहीं सकती थी। तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस हुआ, उसमें नियम बहुत सारे लगते थे। तो मैंने केस पढ़ा था, एक आइसक्रीम का केस पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना धंधा डालना चाहती है तो उसको 2 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, उसको इंडिया में एक पार्टनर लेना पड़ेगा, यानी 100% अमेरिका की कंपनी इंडिया में नहीं सेटअप होगी, उसको इंडियन पार्टनर चाहिए तो चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उसको इंडिया में वो प्रोडक्ट बनाने की इजाजत नहीं है जो इंडिया में ऑलरेडी बन रहा हो। समझ में आ रहा है? यानी इंडिया में अगर किसी चीज का उत्पादन होता है तो तुम नहीं कर सकते, चलेगा? यस और नो?
ठीक है। यस सर। तो एक कंपनी है वॉल्स और वो बनाती है आइसक्रीम और उसको इंडिया में बनानी थी आइसक्रीम, तो उसको पहले तो लोकल पार्टनर चाहिए पड़ेगा कि नहीं, चाहिए पड़ेगा। यस सर। तो उसने लोकल पार्टनर किसको लिया, क्वालिटी को। तो आइसक्रीम का नाम क्या हो गया, क्वालिटी वॉल्स। चलेगा यानी हाँ कि सर। अब क्या बजाज भारत में, कावासाकी हाँ, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी नहीं बेटा, मारुति सुजुकी का कोई इशू नहीं था। मारुति सुजुकी तो मतलब भारत सरकार पीछे, मैंने द मारुति स्टोरी करके पूरी बुक पढ़ी है, उसमें तो भारत सरकार कहाँ कहाँ पे गई है कि भारत में स्मॉल कार्स हमको बनानी है, टेक्नोलॉजी दे दो वगैरह। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर कभी शुभम, अपन चर्चा करेंगे कभी मारुति पे। एक बहुत, अरे यार शुभम याद दिलाना, मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सुनाऊंगा ये मारुति का, मेरे को याद आ गया एकदम से। ठीक है, याद दिलाओगे? ओके सर। ठीक, पहले ये हो जाए, हाँ आइसक्रीम हो सर। जाए, फिर कार की बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हुआ ये कि आप आइसक्रीम भारत में बन रही है कि नहीं बन रही ऑलरेडी, उस टाइम क्वालिटी वॉल्स जब आया था तो बन बन रही रही है थी। सर। तो क्या आप भारत में आइसक्रीम बना सकते हो क्या? नहीं। लेकिन क्या क्वालिटी वॉल्स ने नहीं भारत सर। में आइसक्रीम बेची कि नहीं बेची? बेची, बेची। कुछ तो अलग नाम से बेची होगी। नाम अलग करने से नहीं होता ना, बेसिकली प्रोडक्ट अलग करना पड़ेगा कि नहीं? क्या हाँ आइस मतलब वही हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा। पड़ेगा सर। प्रोडक्ट और देखो, नाम और प्रोडक्ट अलग चीज होती है बेटा ना। आइसक्रीम को मैं दूसरे नाम से नहीं बेचूंगा, मुझे आइसक्रीम को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने आइसक्रीम की ऑफिशियल डेफिनेशन ढूंढी, तो उनको पता चला ऐसा कोई भी फ्रोजन डेजर्ट जिसमें 80% मिल्क फैट है, कोई भी ऐसा फ्रोजन डेजर्ट जिसमें 80% मिल्क फैट है, वो आइसक्रीम की डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे 70% मिल्क के साथ, कोई दिक्कत है क्या? क्या अब वो टेक्निकली आइसक्रीम है? नहीं। नो सर। अब वो फ्रोजन डेजर्ट है। तो भारत में जो तुम्हारी क्वालिटी वॉल्स बिकती है वो आइसक्रीम है कि फ्रोजन डेजर्ट है? फ्रोजन डेजर्ट। फ्रोजन डेजर्ट। अमूल ने अभी Frozen केस भी लगवाया अमूल था ने भी सर। केस भी लगाया था, क्योंकि उन्होंने फिर कोई चेंज की चीज, उन्होंने बाद में क्या किया, वापस से आइसक्रीम कर नहीं दिया नहीं, था। मिल्क फैट की जगह अब वो वेजिटेबल फैट से बनाने लगे आइसक्रीम। अब वो ओके। मिल्क फैट से आइसक्रीम नहीं बना रहे, किससे बना रहे? वो वेजिटेबल फैट से। वेजिटेबल फैट यानी शुद्ध हिंदी में शायद बोलूं तो डालडा, डालडा से बना रहे हैं, काइंड ऑफ दैट समथिंग, टेक्निकल मैं नहीं जानता। वनस्पति, वनस्पति से बना रहा है, वनस्पति घी से बना रहा है। तो अमूल दूध से बनाता है और ये किससे बनाते हैं? वनस्पति घी से। तो वनस्पति। अमूल ने एक्चुअली इसके एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ केस किया था कि बोला ये मिसलीड कर रहा है भारत के लोगों को, क्योंकि लोगों को तो यही लग रहा है ना कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं, जबकि वो खा क्या रहे हैं, वो फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हैं। और अमूल ने ये कहा था कि भाई मैं 100% मिल्क से बनाता हूँ, ये नहीं बनाता है। अच्छा, इनका काउंटर वो क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट इन लोग का है कि भाई ये ज्यादा हेल्दी है। क्या? वनस्पति घी ज्यादा हेल्दी है, ये इनका कहना है, तुम्हारे क्वालिटी वॉल्स वालों का। तो ये केस शायद अमूल हार गया था मोस्ट प्रोबेबली। पॉइंट ये है, इसीलिए बेटा इंग्रेडिएंट देखने बहुत जरूरी होता है ना। इसीलिए कोई भी सामान आप खरीदो तो उसका इंग्रेडिएंट देखो, मजा आता है, नई नई चीजें आपको कई बार पता चल जाती हैं उसमें। चलेगा? तो अच्छा, ये क्रिएटिविटी है कि नहीं? आज आपने क्रिएटिविटी दिखा दी कि नहीं? इंडिया में आइसक्रीम बनाना बंद था, आपने आइसक्रीम का नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। बिजनेसमैन बेटा इसी का पैसा है। ठीक है, इंग्रेडिएंट देखते तो बहुत अच्छा करते हो। चलो एक दो केस और सुनो, बढ़िया केस सुनाता हूँ तुमको। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, एक दो साल पहले, एक नियम निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था जो भी नेशनल हाईवे है उसके 500 मीटर दोनों साइड कोई भी शराब की दुकान या विज्ञापन नहीं होगा। ये था, ये हाँ विज्ञापन, सर। हाँ, इसलिए मना किया था कि लोग ड्रंक ड्राइविंग ना करें। भाई सामने आपको ठेका दिखा, आपका मूड हो गया और दिखेगा ही नहीं, तो चांस क्या है कि आप ड्रिंक नहीं करेंगे और नॉर्मल निकल जाएंगे। 510 मीटर पे नहीं बेटा, हाँ 510 मीटर पे खोल लो ना, अलाउड है, 510 पे तो अलाउड है। 500 मीटर लेकिन बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, प्रोबेबली 500 मीटर तक देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको रेवेन्यू आता है किससे, शराब बेच के। लिकर। हाँ, अब ये लोग क्या करें, ये लोग क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग दिमाग लगाए।
कई राज्यों ने कई ऐसी रोड्स थी जिनको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। बोला सर अब तो ये है ही नहीं नेशनल हाईवे, और सुप्रीम कोर्ट का नियम किसके लिए है? नेशनल हाईवे। हमने इसको क्या बना दिया? स्टेट हाईवे। तो ये स्टेट हाईवे। अब इसका मेंटेनेंस हम कर लेंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन हमको रेवेन्यू तो आएगा, पहली चीज। दूसरा दूसरा क्या किया? दूसरा, जैसे विज्ञापन बनाए तो हुआ कि एक जगह एक विज्ञापन लगा था, बड़ा सा बोर्ड, शराब, बड़े से उसमें क्या लिखा हुआ है? शराब, और छोटे से फॉन्ट में लिखा है पीना बुरी बात है। तो हम शराब का विज्ञापन कर रहे हैं कि शराब पीने से मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं टेक्निकली तो, लेकिन आदमी को क्या दिखेगा? आदमी को क्या दिखेगा? कोई नहीं, मैंने मना भी कर नहीं भी कर मना कर रहा है यार वो तो, लेकिन आपको पता चल गया ना ठेका इस साइड है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, दिल्ली में ऐसा एक एग्जांपल आया था, म्यूचुअल फंड की तरह ऐड कर देते हैं, हाँ कह सकते हैं। दिल्ली का एक एग्जांपल है, वो ये है कि एक नेशनल हाईवे के पास एक बहुत बड़ा मॉल था, बहुत बड़ा ना, लंबा चौड़ा मॉल था। उसमें 55 अंदर शराब की दुकानें थी, मतलब पब्स एंड जो भी होता है ना, लाउंजेस, बार्स थे 55। अब ये पूरे के पूरे बंद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो सड़क साइड का गेट था वो बंद कर दिया, और मॉल की ओपनिंग दूसरे साइड से कर दी, वो बहुत दूर थी। बोला अब साहब ये 500 मीटर से दूर है ओपनिंग। तो ये क्रिएटिविटी है, ये क्या है? क्रिएटिविटी। इसको आपको सम्मान देना पड़ेगा। उन्होंने नियम तोड़े क्या? किसी ने भी? नहीं। किसी ने नियम नहीं तोड़े। No. इस बात का आपको इज्जत देनी पड़ेगी। तो पैसा इसी चीज का है, दिमाग लगाने का पैसा इसी चीज का है। हमारे मौसा जी कहते थे कि जो वैल्यू है ऊपर के 12 इंच की है, बाकी का शरीर तो 80 रुपए दिहाड़ी का मजदूर मात्र है। यानी जो वैल्यू है वो दिमाग की है, बाकी तो मजदूर है। व्हेन यू यूज 100% ओपिनियन, वो एक बहुत अलग बात है। समझ में आया? सर वो जोक था, क्या जोक था? कौन सा वाला? मीम चल रहे सर आजकल, व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन। ना मुझे, तो मैंने नहीं ऐसे पढ़ा, मैंने नहीं करके। पढ़ा उसका कुछ, वो बताओ मुझे, कंटेक्स्ट दो। ये तो मीम आ गया तो मेरे को कंटेक्स्ट दो उसका, क्या कंटेक्स्ट है उस मीम का, बैकग्राउंड क्या है उसका? अरे वो चालू क्यों हुआ वो मीम का? सर हाँ अरे मतलब नहीं ऐसे कि कोई हरकत है, मतलब कोई एकदम ज्यादा भी बेवकूफ वाली हरकत कर दे, बट जस्ट बिकॉज इट इज क्रिएटिविटी व्हेन यू यूज you are using 100% ऑफ योर 100% of ब्रेन। your brains. Okay, okay. हाँ समझ गया, समझ गया। शुभम, मारुति वाला केस सुनना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो। हाँ यस सर। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ सर। रियल केस है ये। नहीं ये लेक्चर, हाँ ये लेक्चर में क्या? ये लेक्चर सर 2-3 लेक्चर में चलेगा सर। तुम्हें लग रहा है कि अपन पंचवर्षीय योजना शुरू भी किए अभी तक? नहीं सर। प्लानिंग कमीशन अभी तो टाइम एस्टैब्लिश नहीं हुआ अभी तो। हाँ सर। भाई पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन बनाएगा, वो एस्टैब्लिश ही नहीं किया अभी तक तो अपन ने, अभी तक तो चल रहा है। देखो अपने लेक्चरों में टाइम तो लगता है भैया, है ना? अगर हाँ सर। हिम्मत हो तो ही बैठा करो, है ना? सर को प्लान। सर हाँ बेटा। सर नॉलेज भी तो मिलता है सर, नॉलेज। अरे 8-10 लोग भाग चुके हैं ऑलरेडी भाई, नॉलेज छोड़ के। सर आपके बहादुर बच्चे बैठे हुए हैं सर। बहादुर बच्चे बैठे हैं मेरे, वो तो मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। मारुति द अनटोल्ड स्टोरी एक बुक है, मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर 1-2 साल पहले पढ़ी थी, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। उसमें ये हुआ कि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी स्मॉल कार्स बनाने की अच्छी, तो हमने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेने की कोशिश की? जापान से। तो जापान के साथ कोलैबोरेशन में हमने मारुति सुजुकी बनाया। आप जानते हैं मारुति सुजुकी इनिशियली एक गवर्नमेंट कंपनी थी। यस सर। हाँ अभी प्राइवेट है, बट एक जमाने में वो सरकारी कंपनी थी। भारत सरकार और सुजुकी के बीच का वो था, एक जॉइंट वेंचर था। तो हुआ क्या, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि एक बहुत बड़ी मशीन इंडिया आई। उस मशीन को आपको जमीन के नीचे सेट करना था। जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ये आपका क्या है, फ्लोर है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी जमीन पे गड्ढा करके आपको मशीन सेट करनी थी। ठीक है, अब ये मशीन सेट करनी है, इसके लिए आपके जापान के इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं,
वो बहुत देर तक ट्राई किए, लेकिन इस मशीन को वो सेट नहीं कर पाए जमीन में। रात को थक गए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन चलते हैं घर, सुबह या घर या होटल जो भी, सुबह आएंगे और क्या करेंगे, जमीन में सेट करेंगे किसको, इस मशीन को। सुबह जब वो आए तो पता चला जो मशीन है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है जमीन के अंदर। तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले यार ये किसने किया? तो लोगों ने कहा इंडियन इंजीनियर्स ने किया। ये किसने किया है? भारतीय इंजीनियर्स ने किया है। बोला यार भारतीय इंजीनियर्स ने कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा बुलाओ कौन है। तो एक जो हेड थे भारतीय इंजीनियर्स के, अगर मैं उनका नाम, सिंह साहब थे, उनका नाम जोगा सिंह साहब थे, जोगा सिंह साहब। तो उनको बुलाया, बोला सर कैसे किया आपने? बोला कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे गड्ढे में बर्फ भर दी, ठीक है, और मशीन को सरका के क्या किया, उस बर्फ के ऊपर रख दिया। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, मशीन क्या होती गई, नीचे सेट होती सेट होती गई। होती है। ये होता है इंजीनियर, है ना, ये मतलब ये एक्चुअल इंजीनियर्स होते हैं। अभी इलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, यस और नो? यस यस सर। यस सर, SpaceX, यस सर। स्पेस एक्स, पेपाल, टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला। बोरिंग कंपनी, मतलब सुनो, उनका तो जितना सुनना है कम है। उन्होंने एक बड़ा, उनकी किताब है, उस किताब का इनिशियल जो डायलॉग था बड़ा अच्छा था। उन्होंने क्या लिखा था, बोला जब से दुनिया में सॉफ्टवेयर आया है, जब से दुनिया में ट्विटर आया है, जब से दुनिया में एप्स का कल्चर चालू हुआ है, इंजीनियरिंग खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अब क्या चाह रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है। हर व्यक्ति कोई ना कोई नए प्रकार की वेबसाइट बनाना चाह रहा है, ऐप बनाना चाह रहा है। बोला एक्चुअल इंजीनियरिंग का काम कोई कर नहीं रहा है। और मतलब मुझे लगता है वो सही बोल रहे हैं, डोंट यू थिंक सो? लगता है कि नहीं लगता है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई है सर। यार देखो, कहीं ना कहीं आज की तारीख में सिविल इंजीनियर्स भी कोडिंग कर रहे हैं, इफ आई एम जी नॉट सर। मिस्टेकन। नथिंग अगेंस्ट देम, मेरा ब्रदर सिविल इंजीनियर है, बट कैन यू होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ओके सर। हाँ ओके। मैम, हाँ मैम, क्लास में था मैं। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो मैं उनका एक केस सुना रहा था आपको, किनका, इलॉन मस्क का। तो इलॉन मस्क दुनिया के अमीर लोगों में से एक है, सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन आज भी जब वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वो सिविल वालों, तो बैंक में भी हैं, वो भी हैं, ठीक है, तो वो किसी होटल में नहीं रुकते। उस शहर में यस उनका जो सर। दोस्त है ना, उनको वो फोन करता है या ईमेल करती है उनकी सेक्रेटरी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा काउच खाली हो तो रात को मैं तुम्हारे काउच पे सो जाऊंगा। ये इलॉन मस्क है, समझ रहे हो? वो आदमी कौन से होटल में नहीं रुक सकता, होटल छोड़ो, वो हर बंगला रख सकता है, वो हर शहर जहाँ पे उसको काम पड़ता है खुद का। लेकिन ये आदमी ना दिखावे से ज्यादा किस में लगा हुआ है, काम करने में। इलॉन मस्क कहता है कि मेरे मरने से पहले मैं 10 लाख लोगों की कॉलोनी बनाना चाहता हूँ मार्स में। तो अगर लोग आप फॉलो यस करना सर। चाहते हैं ना, तो ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों को फॉलो करिए आप। हाँ, 3D टनल्स, नया कंसेप्ट साहब, 3D टनल्स चालू करना चाहते हैं। इन्होंने एक कंपनी चालू की, बोला 3D टनल्स का हम काम करेंगे। तो किसी ने कहा अरे बड़ा बोरिंग धंधा है ये तो कंपनी का नाम ही बोरिंग कंपनी रख दिया। बोला अच्छा बोरिंग धंधा है ना, नाम ही बोरिंग कंपनी, जा तू खुश रह। ठीक है सर, यहां तक कोई प्रश्न? हमने 6 प्लान्स पढ़े, हमने 6 प्लान्स पढ़े। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यस सर। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे गांधीयन प्लान, प्लान, गांधीन सर प्लान वो एंड पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान एंड सर्वोदय प्लान। इनमें से भारत सर्वोदय सरकार का कोई प्लान था क्या? ट्रू सर। ये सारे प्लान किसके थे? इंडिविजुअल्स के प्लान थे। कैसा प्लान आप और हम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। मानना या ना मानना किस पे? बेटा सर प्राची, अपन बना देंगे नेशनल ना, क्या दिक्कत है, अपन बना देंगे एक प्लान की, देश को ऐसे चलना सर चाहिए। नेशनल हाँ बोलना शुभम। सर नेशनल प्लानिंग कमेटी सरकार ने बनी है ना? नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, कांग्रेस 1938 ने। में कांग्रेस ने बनाई थी वो कमेटी। इट वाज नॉट मेड बाय गवर्नमेंट ना, ठीक है। तो सरकार का कोई प्लान है क्या इसमें से?
ये तो इंडिविजुअल आप और हम बना दो और मोदी जी को भेज दो आप प्लान, मानना या ना मानना किसके ऊपर है? मोदी जी पे। तो हाँ, Yes, sir. सरकार पे है, जो भी उस टाइम की तत्कालिक सरकार है उन पे है। तो भैया ये प्लान में से कोई भी गवर्नमेंट प्लानिंग हुई है क्या अभी तक? नहीं, No, sir. ये इंडिविजुअल लोगों की No, प्लानिंग sir. थी, जो No, मानना sir. या ना मानना गवर्नमेंट पे था। तो अब एस्टेब्लिश होगा भारत में क्या? प्लानिंग कमीशन। 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश होगा भारत में प्लानिंग कमीशन। सर 5 मार्च सर, 5 मार्च सर, अगर मैं सही हूँ तो। आई थिंक 15 मार्च। कोई वो सर्च सर करेगा, सर्च ऑन एक बार गूगल, सर चेक करिए। कोई चेक करो। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 है कि 5 मार्च है? मेरे ख्याल से 15 मार्च। सर 15 मार्च। Yes. 15 है ना? ठीक है, 15 है बेटा मोहित, यस सर। 15 मार्च ही है, 15 मार्च 1950 को है। और ये स्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट पहली बार। तो 15 मार्च, हाँ बोल बेटा प्राची। 15 है ना? 15 मार्च sir. हाँ 15 मार्च है ना, वो हो गई बात। Yes sir. ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया और ये 5 ईयर प्लान्स बनाएगा। कौन? प्लानिंग कमीशन। ये शुरू करेंगे अब हम कब? जब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर कल, या जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। कल तो आई थिंक राखी है, तो कल आप लोगों की हाँ, कल तो छुट्टी छुट्टी है। है। हाँ, तो मेरा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेशनल इनकम कंप्लीट करें या ये 5 ईयर प्लान चलने दें? सर 5 ईयर प्लान कंटिन्यू करते हैं ना। 5 ईयर प्लान चलने दें, तो आपको और Yes, sir, थोड़ा 5 हाँ बच्चे पकड़ के लाने पड़ेंगे। आज मतलब ठीक थी, 30 की स्ट्रेंथ थी, 40 से शुरू हुए थे हम। तो आई वुड लाइक कि अगर ज्यादा Yes, sir. बच्चे हो थोड़े से तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलेगा? एनी क्वेश्चन? Yes, सर sir. हम ट्राई करें। हाँ ट्राई करिए, बहुत है मेरे लिए, है ना? ठीक है। तो ये अच्छा ये बताओ, ये वाला वीडियो अपलोड करूं कि नहीं? कर दीजिए सर। कर देते हैं क्या? कर दीजिए सर, नहीं सर, कर मत दीजिए। करिए। यानी जीवन में ना डर के आप कितना आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। सर डर के आगे जी। डर के आगे जीत है। और करके आगे जीते। और देखो डरने वाली बात नहीं है। अपन ने जो भी बातें करी है दे आर रिकॉर्ड। इसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि फैक्चुअली सफाई की हमने बात कोई नहीं है। गलत चीज कही है यहाँ पे। पीपल कैन चेक हिस्ट्री एंड और पीपल कैन चेक एवरीथिंग। और हम क्लास में जो पढ़ाते हैं वो हम यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा? तो इसके साथ हम Yes, sir. एक मिनट पहले मैं जरा बंद कर लूँ। इसी के साथ हम ये पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया का। इसको हम आगे कंटिन्यू अगले चैप्टर में करेंगे। ओके सर।